हाँ पूछो, कुछ पूछना है? सर क्या हमें गेट के लेक्चर देखने हैं तो वो देख सकते हैं, लाइव जी अटेंड जी कर जी। सकते हैं? हाँ मुझे उसमें कोई लॉस नहीं है, मैं तुम्हें बोला हुआ है, तुम देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में एक ही रहना, लिंक सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं जैसे बता रखा हूँ तुम्हें, मतलब देख सकते हैं, बट उसमें क्या ही तुम देखोगे, सेम ही रहेगा। जो जैम में पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें गेट में पढ़ाऊंगा, जो कॉमन सिलेबस है, मतलब जो जैम का सिलेबस कॉमन है गेट में, सेम ही पढ़ाऊंगा। जो गेट में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस है वो उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे, ये चीज़ें हैं। बाकी जो कॉमन सिलेबस वो सेम ही पढ़ाए जाएंगे। तो तुम जैम वाले बच्चे, तुम गेट का लाइव क्लास करना चाहो वो भी कर सकते हो, रिकॉर्डर देखना वो भी देख सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा नुकसान होगा। मतलब अगर जैम वाले बच्चे गेट की तैयारी शुरू कर देंगे, तुम्हारा जैम का रैंक खराब हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ जैम पे होने चाहिए ना। तो क्यों गेट की तैयारी तुम करोगे? तुम्हें गेट, अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैम क्वालिफाई करना है गेट क्वालिफाई करना? जो जैम वाले बच्चे, मैं ये बोल रहा हूँ, एक को बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो है, तुम्हें क्लास करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तुम इसमें भी क्लास करो उसमें भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैम में क्या है, अभी जैम का टाइम नहीं रखा ना, 8 to 9:30, और ये 9:30 to 11, और डाउट्स 11 to 12, तो ये है। तुम अगर ये डेली ये अटेंड करना चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई गेट वाला बच्चा जैम की क्लास करना चाहे, गेट की भी करना चाहे, डाउट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जैम वाला बच्चा इन तीनों में क्लास करना चाहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई लॉस थोड़ी है। वो तो आपको अगर लगता है, आपको अगर बेनिफिट होगा तो यू कैन ज्वाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो लिंक सेम रहेगी, मतलब अगर गलत अलग होगी तो मैं भेज दूंगा, ये है। अभी तो लिंक मैं अभी बनाऊंगा, जनरेट करूंगा दूसरा। तो जैसे पिछले क्लास की लिंक अलग थी, इस क्लास की लिंक अलग है, हो सकता है गेट का लिंक मैं अलग जनरेट करूंगा, तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन क्लास तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन डू, बट ये है कि जो जैम का पूरा सिलेबस गेट में भी है, जैम सिलेबस इज सबसेट ऑफ गेट सिलेबस। गेट में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है ना, 30-35 मार्क्स का अराउंड ऑन एवरेज लगा लो, 35 मार्क्स का गेट में एक्स्ट्रा है। तो जैम पूरा सिलेबस गेट में 65 मार्क्स का है, ये समझो। तो तुम जैम की पूरी तैयारी अच्छे से कर लोगे तो गेट के 65 मार्क्स की तैयारी हो गई। और 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, जिसकी तुम्हें अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन दूंगा तो तुम आराम से 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इजीली, क्योंकि एप्टीट्यूड में कुछ खास होता नहीं है, बेसिक 9-10th का मैथ्स या थोड़े से लॉजिकल रीजनिंग है, जो बिना तैयारी के तुम सॉल्व कर दोगे। तो जो जैम वाला बच्चा जब गेट का एग्ज़ाम देता है तो 65 मार्क्स वो जो जैम का सिलेबस गेट में है, 15 मार्क्स वो जो एप्टीट्यूड है, तो 80 मार्क्स का तुम आराम से अटेम्प्ट करके आओ। 80 मार्क्स में तुम 40 मार्क्स भी ले आए तब भी तुम्हारे बहुत अच्छे रैंक रहेंगे। इस बार 40 मार्क्स पे 25 रैंक है, वो है ना हमारा स्टूडेंट है, कौन है, 22 आई थिंक 22 रैंक है, जो क्या नाम है उसका, 22 रैंक पे कौन है, माइक उसको है, नहीं जैम में नीरज है, गेट में 22 रैंक पे कौन है, नवीन वर्षनी, हाँ। जो नवीन वर्षनी है जिसका गेट में 22 रैंक है, उसके 40 मार्क्स या 45 मार्क्स, आई थिंक 45 मार्क्स है। तो 45 मार्क्स पे 22 रैंक है, इस बार की बता रहा हूँ मैं। तो अगर तुम 80 मार्क्स के जैम वाले बच्चे गेट का एग्जाम दो, तुम वो जो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स का है वो छोड़ दो तुम, ठीक है, मत करो तैयारी। और क्योंकि वो दिक्कत क्या है ना, तुम वो 20 मार्क्स गेट वाला पकड़ने के चक्कर में तुम्हारा जैम का लॉस हो जाएगा। जैम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, थोड़े से 1-2 मार्क्स लूज करने का मतलब है कि तुम्हारे 10-20-50 रैंक नीचे हो जाएगा, और एक एक रैंक से एडमिशन छूट जाता है, ठीक है ना। तो अगर तुम चाहते हो क्लास करना करो, बट मैं कहूँगा कि गेट का एक्स्ट्रा सिलेबस की तैयारी मत करो। तुम क्लास करो, सीखो, कोई लॉस नहीं है, बट फोकस स्टडी करो। तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करो, ये है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक बार में ही सीख लेना है। गेट का लेवल थोड़ा ज़्यादा है जैम के लेवल से, उसका वजह यह है कि गेट एमएससी लेवल का एग्ज़ाम है। भले वो अलग बात है कि जैम के क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम में ज़्यादा है, गेट में क्वेश्चंस का लेवल कम है, लेकिन एग्जाम का लेवल ज़्यादा है गेट का, बिकॉज गेट इज़ एमएससी लेवल एग्जाम। तो गेट तुम अगले साल भी दे सकते हो, उसके अगले साल भी दे सकते हो। और अभी तुम गेट निकाल भी लिए इस साल, तो तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तुम गेट निकाल के कुछ नहीं कर सकते। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। पिछले साल ईशान शर्मा था, वो हमारा जैम बैच का स्टूडेंट था, उसके जैम में आए 69 रैंक, गेट में आए 17 रैंक। तो क्या हुआ उससे, गेट का 17 रैंक का कोई यूज़ नहीं है उसके लिए अभी, पिछले साल भी यूज़ नहीं था, अभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा वो। अगले साल वो एमएससी पास आउट होगा आईआईटी कानपुर से। अब सोचो, मैं दूसरे सिन्योरे बता रहा हूँ, एक केस बता रहा हूँ कि अगर वो क्या पता गेट में फोकस किया हो उसने,
इसलिए गेट में 17 रैंक आया, जैम में 69 आया। अगर वो गेट पे फोकस नहीं किया होता एग्जाम्पल के लिए, और उसके जैम में 69 रैंक के बजाय अगर 24 रैंक आ गया होता तो वो IIT बॉम्बे में होता। लेकिन 69 रैंक पे उसको बॉम्बे मिलेगा ही नहीं, उसको कानपुर ही मिलेगा, तो वो कानपुर गया। तो अगर वो गेट की तैयारी नहीं किया होता, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मान लो तैयारी उसने गेट की है, क्योंकि गेट में 17 रैंक आ गया और जैम में 69 है, तो उससे उसका लॉस हुआ कि फायदा हुआ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मान लो उसने गेट में 17 रैंक लाया, अच्छा रैंक लाया, जैम में 69 जो कि बहुत अच्छा रैंक तो नहीं है, अगर गेट में 17 था तो जैम में उसको 20 या उससे अंडर 10 आना चाहिए था। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इसके बजाय वो गेट में उसके 69 रैंक होता और जैम में 17 रैंक होता ना, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता वो। क्यों? क्योंकि वो IIT बॉम्बे में होता देन IIT कानपुर। अभी वो IIT कानपुर में है और जो गेट में 17 रैंक उसका, उसके लिए कोई यूज़ नहीं है। सेम चीज़ अभी इस साल जो बच्चा है गेट में 3rd रैंक है उसका, आदित्य का, सत्या साई आदित्य का, जैम में 12 रैंक है। अगर वो गेट पे फोकस ना करके, अगर वो सिर्फ जैम पे फोकस किया होता, अगर उसने किया तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर उसने नहीं किया ठीक है, तो उससे क्या होता, थोड़े जैम में और रैंक इंप्रूव हो सकता था, थोड़े और प्रैक्टिस करता। क्योंकि जो एक्स्ट्रा अटेंशन तुमने जैम को दिया वो अटेंशन तुम सिर्फ गेट को दो ना, सॉरी, जो एक्स्ट्रा अटेंशन तुमने गेट को दिया वो अटेंशन ना दे के वो जैम पे ही रखते, तो शायद तुम उस टॉपिक में और बेटर हो जाते। द थिंग इज, आपको ये डिसाइड करना है कि अभी आपके लिए क्या क्वालिफाई करना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, गेट में तुम्हें बहुत अच्छा रैंक आ गया और जैम में अगर रैंक 100 के बाहर गया और जनरल में हो, तुम्हारा कहीं एडमिशन भी नहीं होगा, स्पेशली IITs में, क्योंकि अंडर 100 वालों का IIT में एडमिशन मिलेगा। तो अगर अंडर 100 रैंक नहीं आया तुम्हारा, गेट के चक्कर में तुम्हारा जैम का रैंक खराब हो गया, तो तुम ना घर के रहे ना घाट के रहे, मतलब तुम्हारा गेट तो यूजफुल है ही नहीं तुम्हारे लिए। अभी गेट का यूज सिर्फ MSc के बाद ही किया जा सकता है। गेट तुम अभी क्वालिफाई कर लो तो फायदा ये है कि 3 साल तक यूज कर सकते हैं, तो गेट अगले साल भी दे सकते हैं हम, अगर वैसा होगा तो, है ना। बट ये अलग बात है कि जैम की प्रिपरेशन में इतनी पेस होती है, तुम इतना अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ना कि अभी तुम्हारे अंदर एक अलग आग होगी, तो उस आग से तुम जैम भी निकाल दोगे, गेट भी निकाल दोगे, नेट भी निकाल दोगे। लेकिन 1 साल बाद चीज़ें भूल जाओगे तो अगले साल तुमसे गेट नहीं निकलेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो MSc IIT से कर लिए और उनका गेट ही नहीं निकल रहा है, जबकि वो जैम के दौरान दिया होता निकल गया होता। तो तुम्हें अब डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे, क्या बेटर तुम्हें लगता है। तो मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैम गेट दोनों में क्लास करो, दोनों में लाइव करो, दोनों की रिकॉर्डिंग देखो, दोनों का PYQ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू कैन मैनेज। बट आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपको जैम में बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा तो आपकी IIT मिले। अगर जैम में अच्छा रैंक नहीं ला पाए तो एडमिशन नहीं होगा, और गेट में अच्छा रैंक ले भी आए तो उसका कोई काम नहीं होगा आपका अभी, क्योंकि MSc जब होगी तभी गेट का काम पड़ेगा, वरना गेट निकाल के वो यूजलेस है आपके लिए, ठीक है। ये समझना आपको। सो प्रिपरेशन करो, इट्स ओके, सीखना गलत नहीं है, लेकिन आपको ये भी जानना है कि टाइम लिमिटेड है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमें फोकस स्टडी करना है, हमारा जो गोल है उस पर काम करना है, ये चीज़। चलिए, तो ठीक है ना, इन तीनों में आप अटेंड कर सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड। 8 से 12 4 घंटे है, लाइव क्लास है, और कल से ये टाइम मैंने अब चेंज कर दिया है। तो तुम लोग जो अभी देख रहे थे ISI का बैच चल रहा था, तो कल से ये 6:30 से 8 मेरा, इसमें मैं CSIR का बैच चलाऊँगा, जो कि अभी इस टाइम पे चल रहा था। CSIR यहाँ चल रहा था ना, तुम लोगों को यहाँ पढ़ा रहा था मैं इस टाइम पे मैं CSIR नेट चला रहा था, और इस टाइम पे ISI चल रहा था। तो ISI को मैंने स्टॉप कर दिया है, वो डाउट क्लास 11 से 12 में पूछेंगे अपना, या हो गया उसको पढ़ा दिया मैंने। अभी 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो होगा तो एक अलग से क्लास रख देंगे। तो कल से इस टाइम पे 6:30 से 8 में CSIR नेट की क्लास है। तो जैसे तुम लोग को बता रहा हूँ कि इस बीच में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना, तो तुम सिर्फ इसमें ज्वाइन करना, इसमें तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है। जो ISI का बैच है वो, उसमें मेनली मैं डाउट करा रहा था, PYQ डाउट कराता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स के डाउट कराता हूँ, क्योंकि सिलेबस तो जैम के साथ ही हो जाता है ऑलमोस्ट। तो जो PYQs है वो करवा रहा हूँ, तो वो तो मैं 11 से 12 में करवा सकता हूँ डाउट, या सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा करवा सकता हूँ, या उससे पहले करवा सकता हूँ। तो ये कल से रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेरी हो गया, ओके, ठीक तो है ना। नहीं, ये टाइम फिक्स हो गया है, चेंज नहीं होगा। बाद में अभी 1 जून से ये टाइम जैम का हो जाएगा, तो 1 जून से इस टाइम पे ये CSIR नेट, फिर 1 जून को हम बंद कर देंगे, इसमें दूसरा टाइम दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, तो उसे नहीं पढ़ाएंगे, तो उससे फिर जैम का ये बैच होगा। तो ये टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, टाइम फिक्स है, उसमें अब कोई चेंज नहीं होगा, पूरे साल यही टाइम रहेगा। कर सकते, वही बोल रहा हूँ, गेट अलग से करने की जरूरत नहीं है। तुम जैम की अच्छी तैयारी कर लोगे ना, तो गेट उसी में हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जितना नॉलेज आप गेट के थ्रू जैम प्रिपरेशन में, जितना नॉलेज आप कलेक्ट करोगे, जितना कुछ सीखोगे ना, वो नॉलेज इनफ है गेट निकालने के लिए, बिना अलग से गेट की तैयारी किए, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना।
तो जरूरी नहीं कि आप गेट का बैच अटेंड करो, आप सिर्फ जैम का, मैं यहाँ पर ना आपका ये बैच है, आप ये अटेंड करो, डाउट है तो ये अटेंड करो, ये आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को करना है। ये गेट का बैच इसलिए मैंने अलग किया ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जैम में नहीं है, गेट में है। जैसे आप MGF जैम में है, गेट में भी है, और जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो जैम में नहीं है, गेट में है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक, अभी कल ही दिखा रहा था मैं तुम्हें, मिनिमल पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है जैम में, गेट में आता है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स गेट में आता है, जैम में नहीं आता है। तो जब सिलेबस पढ़ाते हैं तो गेट में सिर्फ गेट का सिलेबस कवर होगा, गेट में कुछ एक्स्ट्रा भी है वो कवर होगा। तो तुम लोगों को अलग से गेट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैम की तैयारी करो, उसी में गेट निकल जाएगा, ठीक है, उसी तैयारी से। हाँ, डाउट क्लास डेली चलेगा, 11 से 12 डेली डाउट क्लास है, ये सैटरडे संडे को भी है ना। सो ये डेली शेड्यूल है, ये जो है शेड्यूल, ये डेली शेड्यूल है। नहीं, सुबह सैटरडे संडे को चलेगा, सैटरडे और संडे को जो डाउट क्लास है ये टाइम रहेगा 5 से 6:30। तो ये तो डेली का शेड्यूल है, ऑल 7 डेज शेड्यूल है ये, और ये सिर्फ सैटरडे संडे यहाँ पे डाउट क्लास चलेगा। तो ये सैटरडे संडे का शेड्यूल है, ठीक है। मतलब वो तो सप्ताह में एक दिन जैसे छुट्टी बनती है तो वो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कभी मैं ऑफ कर दूंगा 7 दिन में, वो तो कोई प्रॉब्लम, मतलब शेड्यूल डेली का है। जिस दिन है ना लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है या कुछ बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं तो वो मैं क्लास उसके हिसाब से एक दिन सप्ताह में ऑफ कर दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा तो ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज चलती रहेगी। तो सैटरडे संडे मैं अवेलेबल रहूँगा, तो ये डाउट क्लास का टाइम होगा 5 to 6:30 PM, ये सैटरडे संडे का है। और ये सैटरडे संडे ये भी रहेगा, 11 से 12 भी होगी। तो इस तरह से है, तो ये डेली का शेड्यूल है। तो आपको अगर जिनको ये लेट है तो ये ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम। चलो, तो ये देखो आप यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, एक तो ये है। तो ये तो जैम का वेबसाइट है। देखो, जिन लोगों को थोड़ा बहुत जैम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप, ये वेबसाइट है, आप जाओ यहाँ पे jam.iitmadras.ac.in, ये वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, M मतलब मद्रास है। तो जो भी IIT कराती है वैसा, मान लो अगले साल मान लो IIT बॉम्बे कराएगी, अगले साल कौन सी IIT कराएगी पहले से पता रहता है ना, पता है किसी को, ये देखना पड़ेगा मुझे, बॉम्बे कराएगी ना। हाँ, तो जैसे अगले साल IIT बॉम्बे कराएगी तो वेबसाइट रहेगा jam.iitbombay.ac.in। अभी जो वेबसाइट बन रहा होगा, अभी नहीं बनाएगा, जैम 2025 का नोटिफिकेशन आएगा अगस्त सितंबर में, ठीक है ना, तब वेबसाइट आ जाएगी। हाँ, दिल्ली कराएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखना पड़ेगा, ऑलरेडी शेड्यूल रहता है बाहर, मतलब आउट रहता है कि कब कब कौन सी IIT कराने वाली है, तो वो नहीं, वो तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली है तो जैम में 7 पेपर है, तो 7 के 7 पेपर वही IIT बनाएगी। मतलब पूरे जैम की जिम्मेदारी, मतलब ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट मतलब जैम कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो मेनली जो टॉप 7 IITs है, ओल्ड IITs, उन्हीं को दिया जाता है। इंडिया में अभी तो 23 IIT टोटल है, लेकिन जैम एग्जाम जो करवाती है वो 7 ही है, गेट कराती है 7 ही है। तो गेट और जैम के अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं। तो इस तरह से, जैसे अभी गेट इस साल IISc बैंगलोर ने कराए थे ना, और जैम कौन कराया था इस बार, मद्रास ने कराए थे ना। तो इस बार जैम 2024 का एग्जाम आए, क्या नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो लिंक दूसरा कर रहा होगा, लिंक तो हमने भेजा ही है ना, मैं भेज देता हूँ फिर से, लिंक हमने इसमें अनाउंसमेंट वाले भेजे हैं ना। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों, वो लिंक भेज देता हूँ, रुको, उसमें एक्चुअली क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो उसमें मुझे वेरीफाई करना होगा कौन कौन बच्चा ज्वाइन किया, तभी तो उसमें लिंक भेजूंगा मैं। तो भेज तो दिया है, ठीक है, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, हु इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन, नवल, यू कैन नॉट यूज दिस वर्जन ऑफ मीट, वो गलत मीट ऐप ज्वाइन किया, उसको गूगल मीट का ऐप दूसरा वो करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल कर सकता है। गूगल मीट डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है गूगल से ही, कोई ज़रूरत है, तो इसमें क्या कर रहा है वो, उसको बोलो दूसरा ऐप डाउनलोड करेगा गूगल मीट का, तब जाके होगा। हाँ, डायरेक्ट भी ना, बिना ऐप के भी हो जाता है, सीधा गूगल से हो जाता है कनेक्ट, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम ऐप से, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा क्यों ज्वाइन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जीमेल का भी कोई इसमें वो नहीं है, एनीवन कैन ज्वाइन। वो ऐसा मुझे दिख रहा है कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, यहाँ नाम मुझे दिख रहा है, तो वो तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि कौन कौन बच्चा ज्वाइन किया है।
तो वैसे वहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मैंने कि इसी जीमेल आईडी से ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कुछ अभी नहीं है। लगा सकते हैं बट अभी ऐसा नहीं किया। मॉक टेस्ट का थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा। मॉक टेस्ट वाला मेरे पे आया नहीं था लिंक। आया नहीं लिंक? तो वो ज्योति मैम है, वो गूगल फॉर्म भर दिया था ना डिस्क्रिप्शन में, जो गूगल फॉर्म है। अच्छा, तो वो ज्योति मैम से एक बार टेक्स्ट कर लो, नंबर है ग्रुप में, वो एडमिन है ग्रुप की, तो उनको बोलो वो भेज देंगे, है ना। सर हाँ हाँ हाँ। सर मॉक टेस्ट में प्रोबेबिलिटी का इस बार हमारा मतलब टॉपिक है, तो सर प्रोबेबिलिटी जो जैम का सिलेबस है वो प्रोबेबिलिटी पूरा वो सिलेबस है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक प्रोबेबिलिटी जो 11-12 वाली है, बेसिक प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें। ओके सर। हाँ इवनिंग सर। जी जी जी। सर मैंने वो जो आपने टेस्ट की लिंक भेजी थी उसको मैं खोल रहा हूँ तो वो एक्सेस नहीं हो पा रही, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब मैं खोल रहा हूँ तो उसमें गूगल फॉर्म जो मैं पहले ही भर चुका हूँ तो उसमें जो लिंक है वो नहीं। आईडी पासवर्ड मिला है आपको? नहीं सर अभी नहीं मिला। वो मेल पे आप चेक करना होगा, या फिर मैम एक बार अपडेट कर देंगी किसको इसको नहीं मिला किसको। तो एक बार देखना पड़ेगा उनको, एक बार देखना पड़ेगा किसको मिला किसको नहीं मिला है, वो एक बार अपडेट कर देंगे ग्रुप में। या तो मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भेज देंगे, वो किसका किसका आईडी पासवर्ड बनाए किसका नहीं बना है ना। तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ना। हाँ, अभी से हम लोग अभी नया अब सिलेबस जैम का फॉलो करेंगे। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अभी हमने ये हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस। तो ये जो टाइम है उस पर ये स्टार्ट करेंगे हम। तो ये प्रॉपर जैम का सिलेबस है, जैम 2024 का हालांकि ये सिलेबस है, क्योंकि 25 का भी आया नहीं है। 25 का सिलेबस, हालांकि यही सिलेबस 2023 का भी था, सेम सिलेबस 2024 का था। तो ये हम लोग फॉलो करेंगे अभी। हाँ, अब ये सिलेबस को कवर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैथ्स पोर्शन नहीं, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का ये पोर्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो अभी देखो, अभी टेस्ट का अपना टेंशन नहीं लेना, अभी तो टेस्ट अभी हम लोग प्रोसेस में है, वो चल रहा है। टेस्ट मेनली थोड़ा 1-2 महीने क्लासेस हो जाएंगी, फिर होगी अच्छे से, मतलब अपलोड है। अभी हर संडे एक टेस्ट होगा, बाद में वीक में 2 टेस्ट होगा, फिर वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे टेस्ट की। सर किसी का माइक ऑन है। हाँ हाँ डेनियल, आपका माइक ऑन है, ठीक है, ओके। ठीक है ना। तो क्वेरी किसी को अभी भी नहीं बचा है ना, कल भी हमने क्वेरी क्लास ही लिया था कि इसमें किसी की क्वेरी हो तो हम वो सॉल्व कर देना, फिर स्टार्ट करते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। चलो हाँ कि आप जो पिछले साल की वीडियोस है मैं वो भी फॉलो कर रहा हूँ, तो वो और ये मतलब दोनों फॉलो कर सकता हूँ ना यार। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, कि दैन जस्ट वीडियो देखने से बेटर है, जस्ट किताब पढ़ने से बेटर है कि आप ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाओ। इवन यू डोंट वॉच वीडियोज़, लाइव क्लास मत करो, बट क्वेश्चन खूब सॉल्व करो। और आप सीखो कि क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं। एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी ये है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, आप में जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है और जो पूछा गया है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पता हो आपको। तो ये जो लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूँ या ऑलरेडी रिकॉर्डेड है या बुक्स में है, वो बस इसी में हेल्प करता है कि आप चीज़ों को समझ पाओ, डेफिनेशन क्या है, थ्योरम्स क्या है, रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे करना है। एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो यू फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग दैन जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स और जस्ट रीडिंग थ्योरीज, है ना। तो एंट्रेंस निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर करनी होगी आपको। थ्योरीज आप बाद में भी आ सकते हो, जो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो आपको लग रहा नहीं हो रहा है, देन आप उसमें ये आइडेंटिफाई करो आपको क्या नहीं आ रहा है। जैसे मैं अक्सर डाउट जब बताता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ इसमें क्या डाउट है, तो अगर आपको क्लियर है कि आपको ये डाउट है तो आप वो सीख लो, तो आगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अपने आप को आपको इंप्रूव करते रहना है पूरे साल। कैसे इंप्रूव होगा? रिवाइज थ्योरीज फ्रीक्वेंटली करनी है, थ्योरीज भी रिवीजन करते रहो, प्रॉब्लम भी खूब सॉल्व करते रहो जितने कर सकते हो, बट फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पिछले साल के रिकॉर्डेड भी कवर कर सकते हो, और ये जो लाइव चल रहा है इसमें कर सकते हो। पिछले साल के रिकॉर्डेड में जो आपको डाउट आए, क्वेरीज आए, आप लिख लो, मेरे से लाइव में डिस्कस करो, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। कर सकते जी। सर आईएसआई और जैम के प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस देना है मतलब? जी डिफरेंस ये है, एक तो पहली चीज़ थोड़ा सिलेबस का डिफरेंस है, दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न का डिफरेंस है ना। जैसे जैम 1 डे एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 60 क्वेश्चन आता है, यहाँ MCQ MSQ NAT है। ISI में सिलेबस है तो ऑलमोस्ट यही, लेकिन वहाँ पे पार्ट A और पार्ट B है। जो पार्ट A है मतलब 2 पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं, एक ही एग्ज़ाम में 2 पार्ट रहेगा। पार्ट A ऑब्जेक्टिव होता है जैसा जैम का है, तो उसमें भी MCQ MSQ NAT नहीं है, तो थोड़ा सिलेबस का डिफरेंस है। और जो PSA होता है, जो ISI का एंट्रेंस है, उसका जो पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें 11-12 का सिलेबस भी कवर होते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन 11-12 से आते हैं, देन ग्रेजुएशन का भी आता है।
पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव है, आपको डिटेल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा उसका, लाइक जैसे आप कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हो वो चीज़ है। तो ये डिफरेंस है, तो सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। और आप देख मतलब जैसे हम जैम का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो पूरा जैम वाला सिलेबस वहाँ भी है, ये चीज़ तो है ही। थोड़े से 11-12 वाली चीज़ें आपको वहाँ रिकॉल करना होगा, और एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है जैसे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे एक्स्ट्रा है ISI के एग्जाम में सिलेबस में। एग्जाम का पैटर्न अलग है, ठीक है ना, वहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम है, 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं। सो PSA PSB यहाँ सिर्फ एक 3 घंटे का एग्जाम है, इसमें 3 डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ, NAT, ठीक है ना। तो जैम का पैटर्न तो पता ही ना सब लोगों को, मैं पहले बता चुका हूं कि टोटल 60 क्वेश्चंस आएगा और ये 100 मार्क्स का होगा। ये जैम का पैटर्न है, 100 मार्क्स का होगा। इसमें 60 में कैसे रहते हैं, सो इसमें 10 क्वेश्चन MCQ होगा 1 मार्क्स वाला, ठीक है ना, मतलब 10 क्वेश्चन होगा MCQ का 1 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स ये हो गए। फिर अगला 20 क्वेश्चन होगा MCQ ही होगा बट वो 2 मार्क्स वाले होंगे, तो ये हो गया तुम्हारे 40 मार्क्स। फिर 10 क्वेश्चन MSQ होगा, ये ईच 2 मार्क्स के होंगे, ईच 2 मार्क्स के होंगे, तो ये तुम्हारे 20 हो गए। और अगला 10 क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा, ईच 1 मार्क्स का, ईच 1 मार्क्स का, तो ये 10 मार्क्स हो गए आपके। और अगला 10 क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा 2 मार्क्स वाले। तो आप कोई भी PYQ खोलेंगे ईयर वाइज आपको दिख जाएगा, मतलब 2024 का पेपर डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे है, तो आप देख सकते हो कि लिखा रहता है। तो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, तो ये आपके 20 हो गए। अब इसको ऐड करके देखिए, सो आप अगर इसको ऐड करेंगे ये कितना हो गया, 20 10 30 30 60 क्वेश्चन, सो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। आप इसको ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 100 मार्क्स, 50 और 50, सो ये 100 मार्क्स। तो ये जैम एग्जाम का पैटर्न है, ठीक। ISI का पैटर्न क्या है, ISI में 30 क्वेश्चन आई थिंक आते हैं वहां पे, अभी जो रिसेंट था 30 क्वेश्चंस था, है ना, उसमें भी 2 पार्ट है, 15 ऑब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव, आई थिंक यही है। तो अभी मैं PYQ करा रहा था, तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से, ठीक है। 15 ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 सब्जेक्टिव होंगे, तो ISI में ये है पैटर्न। सब्जेक्टिव 8 या 9 आते हैं। देखता हूँ एक बार इसमें क्या है। अच्छा मैं एक बार पुराना पेपर देख लिया क्या, अभी कितने हैं, अभी कितने आए थे। अच्छा ISI रिसेंट का क्या है, तो मुझे याद नहीं, इतने पेपर कराएं। तो मैं अभी CMI का करा रहा हूँ, CMI में CMI का अलग पैटर्न है ना, देखता हूँ एक बार देख के बताऊँ ISI का क्या है, क्योंकि ISI में 2 पेपर है ना, सेम ही तो रहता है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ISI M स्टैट्स का बताओ कोई जिसको आइडिया है, भूल गया मैं। हाँ 30 क्वेश्चन में MCQ कितने और सब्जेक्टिव कितने, ऑब्जेक्टिव कितने, सब्जेक्टिव 8 और ऑब्जेक्टिव 32। मैं अगर मैच कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी जैसे मैं बैच पढ़ाया हूँ ISI MSQMS ISI M स्टैट्स CMI डेटा साइंस का, तीनों का बैच अभी 6:30 to 8 चल रहा था, लेकिन उसमें किसका क्या पैटर्न है भूल जाते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है तीनों का। हाँ हाँ MSQMS और ISI आई थिंक एग्जाम का सेम पैटर्न है। अच्छा ड्राइव में है ना, तुम ड्राइव का एक्सेस है ना तुम लोगों को, उसमें जाओ, उसमें लिखा होगा PYQ ISI, उसमें देखो पेपर है, कोई भी एक PYQ डाउनलोड करके देख लो क्या पैटर्न है। यहाँ भी है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो वो अवेलेबल है ड्राइव में, सारे ऑलरेडी एक्सेस है। ये जो ड्राइव का आपका ये है ना, ये जो ड्राइव है इसमें आप जाओगे तो इसमें ऑलरेडी है पेपर, सो यू कैन सी, मतलब कोई भी रिसेंट PYQ डाउनलोड कर लो, 2023 का जो पेपर हुआ था वो डाउनलोड कर लो, आपको दिख जाएगा कि PYQ में कैसे है। जैसे इसमें जाओगे ना, तो ये तो वो फोल्डर है, इसको थोड़ा पीछे आता हूँ, तो PYQ वाले बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो आप PYQ डाउनलोड कर लो, वो है। क्योंकि बहुत हम लोग जैम पे ज़्यादा वर्क करते हैं, जैम गेट का याद है, ISI का भी जस्ट मैंने पढ़ाए हैं PYQ, तो ये जैसे है ना PYQ CVT, तो इसका ही अलग ही पैटर्न है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन इस बार आए थे, 75 क्वेश्चन आए थे, तो बदलता रहता है ना। CVT का ये है, इसमें तुम्हारा PYQ होगा ISI, है ना, इसका तुम डाउनलोड करके देख लो कोई पेपर एक, भूल जाते हैं ना इतनी सारी चीज़ें दिमाग में है ना। जब PSA PSP जैसे ये है
एमस्टैट 2023 का, इसको देखते हैं क्या है इसमें। सो एक तो ये किसका है, PSA टेस्ट कोड PSA है ना, तो इसमें देखो क्या है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ ना, दिस टेस्ट कंटेन, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन है देखो। दिस टेस्ट कंटेन 30 MCQ, द क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड ऑन अ सेपरेट ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट, OMR सीट पे ये करना है। तो ये PSA है, जहाँ तक देखो ये क्या है, PSA है, मतलब पहला पार्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव वाला। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इसमें, है ना। ये देखो अब सही पेपर लगाया ना इसने, तो ये इस तरह से है। हाँ ये 2023 का ही पेपर है एक्चुअली। सो ये देखो ये सब ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो टोटल जो है ये ISI एमस्टैट 2023 का पेपर है। सो 22, 23 खत्म हो गया ना। तो ये तुम्हारा 30 क्वेश्चन MCQ हो गया, ये PSA है एक्चुअली पहला पोर्शन। दूसरा फिर PSB होता है, ठीक है ना। सो PSB में कितने होंगे, आई थिंक 8 होंगे, 8 क्वेश्चन। ओके तो ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपके, तो ये क्लियर हो गया ना कि 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए, तो यही 30 में याद था। दूसरा जो है हमारे पास, यहाँ देख लो PSB एक ओपन कर लेता हूँ, चलो तो PSB ओपन करूँगा, रिसेंट वाला देख लेते हैं, 2023 वाला है इसमें, तो ये रैंडम ऑर्डर में है। 6, 11, 19 ये है ना, इसको देखते हैं, रुको 2019 वाला खोल के देखते हैं क्या है। चलो पैटर्न ये लोग बदलते भी रहते हैं ना। PSB 2019, तो इसमें कितने क्वेश्चन है देख लो एक बारी। ग्रुप A में 3, फिर ग्रुप B में यहाँ 8, 9 हो गए, देखो 9 है एक्चुअली, टोटल 9 है ना। सीरियल में चेंज तो नहीं किया ना, हाँ 3 के बाद यहाँ 3 पे खत्म हुआ, 4 से स्टार्ट, तो 9 क्वेश्चन हो गए। तो अभी जो हमने देखा उसके हिसाब से मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि जो ISI एमस्टैट्स के पेपर है उसमें 2 पार्ट है, PSA PSB, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, वो आपको टिक करने हैं उसमें से जो भी करेक्ट होगा। और यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है, आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये सब सब्जेक्टिव है, आपको प्रूव करना होगा कि मान लीजिए fx ये है, k फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k दिस फंक्शन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और ये जैम में भी रिसेंटली आया था, पिछले 2022 के पेपर में ये भी आया था। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव है। तो चलो आपका आंसर हो गया। तो जैम में टोटल 60 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। ISI में 30 + 9 39 क्वेश्चन होंगे, MCQ 30, 9 सब्जेक्टिव। जी MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट। तो जो जैम का पैटर्न है, ये जो MCQ है, ये जो है 10 क्वेश्चन MCQ होगा। MCQ का यहाँ मतलब है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, 1 एंड ओनली 1 इज करेक्ट, ये MCQ हो गया। MSQ का मतलब हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, जो अभी हमने देखा है ड्राइव में पेपर PYQ, उसके हिसाब से ये था 30, ये आपका MCQ मतलब 30 ऑब्जेक्टिव और, है ना। सो 30 ऑब्जेक्टिव और 9 सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये ISI एमस्टैट्स का पैटर्न। ओके, यहाँ पे MSQ का मतलब है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो 1 और मोर देन 1 मे बी करेक्ट। तो यहाँ पे हो सकता है कि सिंगल करेक्ट हो, या हो सकता है कि वो मोर देन 1 भी करेक्ट हो, मतलब हो सकता है जस्ट 1 ऑप्शन इज करेक्ट, मे बी 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, मे बी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, और मे बी ऑल 4 आर करेक्ट। तो ये MSQ है। और NAT का मतलब है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें नंबर्स आंसर आएगा, आपको नंबर एंटर बॉक्स बना रहता है, तो आपको डिजिट एंटर करना होता है कीबोर्ड से या वर्चुअल कीबोर्ड स्क्रीन पे ही रहता है। तो आप एग्जाम देंगे अभी, तो वहाँ से एंटर कर सकते हैं, या कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहता है। तो इसमें नंबर्स आंसर आएंगे 0.2, 0.3 या 1, 2, 3, इस तरह से न्यूमेरिकल आंसर आएगा। और ये MSQ, ये MCQ है। जी नहीं, पार्शियल मार्किंग नहीं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस करेक्ट है और यू चूज ओनली 2, सो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर 3 ऑप्शंस करेक्ट है, सो यू विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स इफ एंड ओनली इफ यू आंसर्ड ऑल द 3 करेक्ट ऑप्शंस। अगर उसको 3 अगर ऑप्शन करेक्ट है, तीनों को करेक्ट अगर आपने टिक किया है, देन यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। अगर 4 ऑप्शन टिक कर दिया या 2 टिक कर दिया, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो पार्शियल मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है MSQ में। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इन सब में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना।
तो MSQ और NAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका नेगेटिव मार्किंग जस्ट MCQ में है। तो ये MCQ आप देखेंगे 50 क्वेश्चन है MCQ के, है ना, सॉरी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, नॉट 50, 50 मार्क्स के हैं ये, 30 क्वेश्चन हैं, 20 + 10, तो ये 30 क्वेश्चन है और ये 50 मार्क्स के हैं। तो ये समझ लो 50% कवर कर रहा है ना। टोटल 60 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन MCQ हो गया, टोटल 100 मार्क्स के हैं, 50 मार्क्स का ये हो गया। तो MCQ 50% मार्क्स कवर कर रहा है, MSQ आपका 20% मार्क्स कवर कर रहा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 30% मार्क्स कवर कर रहा है। तो ये सबसे सेफ जोन होता है ना। इसमें क्या है कि तुम चाहो तो इसमें सारे टिक कर दो या इसमें भी सारे टिक कर दो। तो इसमें होता है कि ये तुम पहले अटेम्प्ट कर सकते हो चाहो तो इसमें ये रहता है कि इसमें नेगेटिव के डर नहीं है, तुम गलत आंसर टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये है ना, तो यहाँ 30 मार्क्स हो गए, यहाँ 50 हो गए, फिर ये अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम्हें मॉक टेस्ट देकर समझ आ जाएगा कि तुम्हें पहले ये करना चाहिए या पहले ये करना चाहिए, एंड में ये करना होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत टाइम की लोग ईच ऑप्शन को चेक करना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है, तभी तो डिसाइड कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे ईच ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं और यहाँ थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा तुम्हें। तो ये थोड़ी सी गलतियाँ हो जाएंगी, पूरे तुम्हारा मेहनत खराब हो जाएगा। मान लो ना एक ऑप्शन ज़्यादा टिक कर दिया, एक ऑप्शन कम टिक कर दिए, तो भी मार्क्स खराब हो जाएंगे, है ना। सेम पैटर्न गेट का भी है। तो गेट में फिक्स नहीं कर रखा है, जैसे जैम में फिक्स कर रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 MCQ होगा, 11 से 30 ये MCQ होगा इस पैटर्न का, फिर 31 से 40 ये होगा, 41 से 50 ये होगा और 51 से 60 ये होगा। ये फिक्स पैटर्न है जैम का। गेट में ऐसा नहीं, गेट में सफल्ड रहते हैं, तो मिक्स रहता है, कहीं MCQ हुआ, कहीं MSQ हुआ, कहीं NAT होगा, बट एग्जाम का पैटर्न ये, क्योंकि जैम गेट दोनों एग्जाम IITs ही करवाती हैं, तो उनका पैटर्न कॉमन रखा हुआ है। एग्जाम भी सेम पोर्टल पे रहता है, सिमिलर ही है, ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी को? चलो तो आगे बढ़ता हूं मैं। सो आगे क्या है, तो एग्जाम का जस्ट इन्फॉर्मेशन था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों को जैम के बारे में थोड़ी कम जानकारी, मान लो आपको नहीं पता जैम के क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या हो सकता है, तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो कभी भी, है ना, jam.iit.madras.ac। इसमें जाके बहुत सारे है ना सेक्शंस आप देखोगे, इसमें क्या क्या जैम के क्या क्या बेनिफिट है, क्या एग्जाम है, ये सब लिखा हुआ है ना। अभी चूंकि ये काउंसलिंग चल रहा है एडमिशन के लिए, तो ये अभी ये आ रहा है, तो है ना कि अभी एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन जो है वो 29 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया था, आई थिंक वो भी आज खत्म ही हो गया ना, वो तो खत्म हो गया अब। तो इस तरह से है। फिर जॉइंट MSc PhD ये सब इन्फॉर्मेशन है, तुम जाके यहाँ देख सकते हो। एडमिशन ब्रोशर यहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, ये सब तुम जाके चेक कर सकते हो। थोड़े से एडमिशन इंस्टीट्यूट्स हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट एडमिशन लेती है, किस कोर्स में एडमिशन लेती है, किस जैम के थ्रू एडमिशन ले सकती है। आप लोग जैम में 2 पेपर दे सकते हो, जैम मैथमेटिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नाम है, तो आप लोग दोनों पेपर दे सकते हो। गेट में भी 2 पेपर दे सकते हो, गेट मैथमेटिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इस तरह से है, तो आप लोग है ना फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि कुछ कोर्सेस ऐसे हैं कि जैसे IIT बॉम्बे में IEOR डिपार्टमेंट है, तो उसमें आप जैम MA के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जैम MS के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। IIT बॉम्बे में है MSc इन ऑपरेशन रिसर्च, तो उसमें दोनों से एडमिशन होता है। सेम IIT तिरुपति में है MSc इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें भी जैम मैथमेटिक्स के थ्रू एडमिशन होता है, जैम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी एडमिशन होता है ना। तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के लोग एटलीस्ट दोनों एग्जाम तो देना ही। जी मुकेश, कुछ पूछना है? ट्रिपल आईटी वाला उसमें भी होता है ना कुछ? हाँ, ट्रिपल IIT जो है, देखो जो एडमिशन एक तो IIT है, NIT होता है, ट्रिपल IIT है, इनमें और IASC में भी एडमिशन ले सकते हो अगर तुम IASC है, आइजर्स है, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो जैम एग्जाम के थ्रू। IASC बैंगलोर इंडिया में अभी एक ही आई, हाँ जी जी जी। सो IASC यहाँ भी होगा, तुमने चेक नहीं किया होगा, देखो मैं जो दिखा रहा था तुम्हें यहाँ ना एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, देखो क्लिक करता हूँ मैं, इसमें कह रहा हूँ जैम वेबसाइट विजिट करो। उससे क्या होगा, जैम के बारे में आपको जानकारी बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगा। तो आप जाके वेबसाइट पे अलग अलग फोल्डर खोल के देखो क्या है। जैसे एडमिटिंग इंस्टीट्यूट मैंने क्लिक किया, तो देखो क्या क्या एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, ध्यान से देखो। इसमें तो सिर्फ IIT का लिस्ट दिया होगा, एक IASC बैंगलोर भी होगा, तो IASC बैंगलोर भी है। यहाँ पे देखो ये पहला जो लोगो किसका लगा हुआ है, पहचानते हो कोई? IASC बैंगलोर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, IASC बैंगलोर हो गया। तो ये सब एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, IASC बैंगलोर एंड देन ये IITs हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब तुम ये कह रहा हूँ, जगह जैम, पहले एग्जाम को जानो एक बार। एग्जाम को कैसे जानोगे, तो उसकी वेबसाइट पे जाओ,
अलग अलग जो उसके टैब्स हैं ओपन करो, एक्सप्लोर करो, पढ़ो, कुछ समझ ना आ जाए पूछो, तो इससे आपको एक विजन रहेगा कि आपके पास ये ऑप्शंस है। उसके हिसाब से ना कई बार बच्चों को जानकारी कम रहती है तो उसको पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या कर सकते हैं। सभी इन्होंने पूछा है महेश, तो उनके क्वेश्चन पे आते हैं। तो IISc बैंगलोर में कोर्स जो है ना वो ये है, उस वहाँ जो कोर्स है आपका, कोर्स का नाम है इंटीग्रेटेड PhD कोर्स है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड PhD इन मैथमेटिकल साइंस। सो मैथमेटिकल साइंस। अब इस कोर्स में फिर से दोनों ऑप्शन है, जैम मैथमेटिक्स के थ्रू जाएगा उसको भी सेम ही कोर्स मिलेगा, और जैम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जाएगा तो मैं यहाँ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स बोलूँगा, ठीक है ना, जैम स्टैटिस्टिक्स। तो जैम मैथ्स के थ्रू जाओ या जैम स्टैट्स के थ्रू जाओ, दोनों में सेम कोर्स में एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। जैम का रिजल्ट आया, फिर जैम के रिजल्ट आने पे उनके एडमिशन, इनके वेबसाइट पे जाके एडमिशन पेज पे जाके आपको अप्लाई करना होता है कि आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, बेस्ड ऑन गेट रैंक, सॉरी बेस्ड ऑन जैम रैंक। गेट से भी होगा तो गेट वाले लोग एमटेक या PhD में एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। तो गेट के थ्रू IISc बैंगलोर में एमटेक या PhD कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए MSc होना चाहिए तभी, है ना। तो गेट का यूज सिर्फ MSc के बाद है, MSc के पहले कोई यूज़ नहीं है गेट का। हाँ, जो लोग बीटेक किए हैं उनके लिए यूज़ है, जो 4 ईयर BSc किए हैं उनके लिए यूज़फुल है, जो 3 ईयर BSc किया है उसका कोई यूज़फुल नहीं है गेट उसके लिए। तो यहाँ से आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जो IITs है ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो मेनली जो ऑप्शंस हैं आपके पास, IIT बॉम्बे, इसमें 2 कोर्स है, MSc स्टैटिस्टिक्स और MSc ऑपरेशन रिसर्च, ये है। फिर IIT कानपुर, इसमें एक ऑप्शन है MSc स्टैट्स। फिर यहाँ पे IIT ये कानपुर जी 7 ईयर्स का कोर्स है ये। दिस इज ऑफिशियली 7 ईयर कोर्स, और यही कोर्स यहाँ भी है, यहाँ भी सेम ही कोर्स है। जो कोर्स यहाँ पे है यहाँ भी सेम कोर्स है। या आइजर्स में भी इंडिया में आई थिंक 7 या 8 आइजर्स हैं, अभी ज़्यादा हो गए होंगे अब तो, मेरे टाइम में ज़्यादा 7 था उस समय, तो देख लेना गूगल करके पता चल जाएगा, 7-8 है। तो इंटीग्रेटेड PhD इन मैथमेटिकल साइंस सेम है। यहाँ मैथमेटिकल साइंस नहीं होगा, यहाँ मैथमेटिक्स होगा कोर्स का नाम। यहाँ नाम है मैथमेटिकल साइंस और यहाँ नाम है मैथमेटिक्स एक्चुअली। सो इंटीग्रेटेड PhD इन मैथमेटिक्स, और ये 7 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है ना। सो ये भी ऑफिशियली 7 ईयर प्रोग्राम है, और इट डज नॉट गारंटी कि आप 7 ईयर में ही कंप्लीट कर लो। मैं चलो हर से रियलिटी बता देता हूँ। मैं ग्रेजुएट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2015 में, मेरी BSc कंप्लीट हुई, मतलब 15 में मैं ऑफिशियली हो जाता, लेकिन फेल हो गया तो 16 में हुआ, ठीक है ना। मेरा एक क्लासमेट है अविनाश शर्मा, जो उस समय टॉपर था वहाँ का, मेरे क्लास का, मतलब वो 90 हर बार उसके 98, 99, 100% आते थे हर सेमेस्टर में, मतलब मेरा दोस्त ही है। तो लकली मैं जहाँ भी रहा हूँ, भले मैं बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ, मेरा दोस्त टॉपर रहा है कहीं भी, चाहे IIT दिल्ली में अंकित था, उसके 9.6 GPA थे, हर जगह मतलब। तो मैं उसका बताता हूँ, अविनाश शर्मा का बताता हूँ, क्योंकि वो आइजर से रिलेटेड है। तो वो हम लोग ग्रेजुएशन किए, तो उसका 2015 में जस्ट उसने BSc कंप्लीट किया, तो उसको यहाँ एडमिशन मिल गया 15 में ही, मई 2015 में, मई जून में यहाँ एडमिशन ले लिया उसने। कब एडमिशन लिया? 2015 में। और अभी उसका PhD कंप्लीट हुई 22 तारीख को, 22 अप्रैल को उसका PhD का डिफेंस सेमिनार था। तो अभी उसका 2024 में उसने ये कोर्स कंप्लीट किया है। मैं तुम्हें जस्ट रियलिटी बता देता हूँ कि कई लोग ना, तो कितने साल हो गए, 15 से लेकर 24 कितने साल हो गए? 9 साल। तो ये ऑफिशियली 7 साल का पीरियड है। इट डज नॉट गारंटी कि 7 साल में कर लोगे, लेकिन मैं फिर से बता दूं तुम्हें कि अविनाश को भले 9 साल लग गए, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो सिर्फ 7 ईयर्स में कंप्लीट करके निकलता होगा। जैसे यहाँ पे डिले क्यों हुआ, मैं इसका रीजन बताता हूँ। डिले क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 2 डिग्री इंक्लूडेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है 2 डिग्रीज इंक्लूडेड, MSc प्लस PhD। तो MSc तो 2 साल की, हाँ बोलो। हाँ बोलो, 7 साल में हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। बट आई डोंट नो कि 6 साल में देंगे, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पे देखोगे तो 7 साल का पीरियड लिखते हैं, क्योंकि ये लोग ये मान के चलते हैं 2 ईयर MSc और 5 ईयर PhD। गवर्नमेंट 5 साल तक पैसा देती है PhD का, ठीक है। तो ये लोग 2 ईयर MSc 5 ईयर PhD, तो ये 7 ईयर ड्यूरेशन इसलिए देते हैं। यहाँ भी तुम वेबसाइट पर जाके देखो, वेबसाइट पर जाके चेक करो, यहाँ भी सेम चीज़ है। तो हो सकता है 6 ईयर में भी कंप्लीट कर ले। तो मेनली टाइम जाता है PhD में। PhD कोई कोर्स नहीं है एक्चुअली, मतलब PhD इज लाइक रिसर्च वर्क। तो वहाँ पे मतलब जैसे MSc है, तुम 2 साल का है, 2 साल में सारे कोर्स पास कर लिए, हो गया।
पीएचडी रिसर्च, जैसे मैं अभी पीएचडी 3 साल में कर लिया हूँ, है ना। और जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये अविनाश है जो इसने 15-17 एमएससी किया होगा और 17 से 24 इसने पीएचडी किया है, ठीक। तो 7 लाइक इसको लग गया 7 साल पीएचडी करने में। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको 7-8 साल लगे। मेरी खुद सीनियर थी शिल्पा बंसल यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में, मेरे सर के अंडर पहली स्टूडेंट थी। उसने 2013 में एडमिशन लिया था पीएचडी में, 2022 में उनको डिग्री मिला है। तो इनको भी लगभग 8 साल लग गए, है ना। तो इस तरह से है। तो ऐसे लोग भी हैं जो डिपेंड करता है, पीएचडी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, आपके जो क्वेश्चन आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो कितना ईजी है, डिफिकल्ट है, या कितना रिसोर्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया तो मेरा क्या है, इवन मैंने डबल एमएससी भी कर ली। जैसे मैं अविनाश के साथ ही मैं भी पीएचडी कंप्लीट किया हूँ। ये जस्ट वहाँ एडमिशन लिया 15 में, मैं 15-16 मेरा फेल हो गया था, मैं बीएससी पास कर रहा था। 16 से 18 में आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया, 18 से 19 मैंने ड्रॉप लिया, 19 से 21 बॉम्बे से एमएससी किया, 21 से 24 मैंने पीएचडी कर लिया। तो फाइनली हम दोनों 24 में सेम जगह पे ही खड़े हैं। मतलब मेरा वो क्लासमेट बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन तुम जर्नी किसी को ये नहीं मैं कह सकता कि ये क्या टाइम लगा है तो ये खराब स्टूडेंट है, इसने मेहनत नहीं किया। हो सकता है इसका रिसर्च मेरे कंपैरिजन में 100 गुना बेटर हो, जो मैंने रिसर्च किए हैं पीएचडी में और जो उसने किया है। क्योंकि इसका नंबर थ्योरी सब्जेक्ट है, मेरा स्टैटिस्टिक्स है, तो सब्जेक्ट बदल गया। तो इसने जो पीएचडी किया नंबर थ्योरी में किया है, तो मैथ्स में ही रह गया। और हो सकता है इसने जो रिसर्च किया हो मेरे से 100 गुना बेटर हो, इसलिए इसको टाइम लगा। तो डिपेंड करता है पीएचडी में किस लेवल का काम करते हो, वो भी जरूरी है। तो ऐसे जज नहीं कर सकते कि कम टाइम में कर लिया ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा टाइम लगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल का काम कर रहे हो, तो वो है। तो इसके रिसर्च पेपर्स मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे बेटर होंगे, तो इसलिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बस एक बता दिया, याद आ गया तो। एनीवे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर ये कोर्स किस टाइम सर एक लास्ट डाउट है सर। हाँ हाँ सर एक लास्ट डाउट है, जैसे कि पहले होता था ना, मतलब एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करने के लिए आपका बैचलर्स में स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है, लेकिन वो तो इस साल से हट गया है। मतलब इस साल से तो कोई भी डिपार्टमेंट वाले दे सकते हैं, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा या जी जी जी। हो सकता है? आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, जो उन्होंने लगाया था, उसका ये था कि उसमें सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। कोई बच्चा किसी भी कोर्स में पढ़ा है पहले, जिस कोर्स में जाना चाहता है उसको एडमिशन मिलेगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। जी जी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब सारे रेस्ट्रिक्शन हटाए जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ये जो इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, हाँ सर एक जगह दिया था कि डुअल पीएचडी का ऑप्शन होता है और एक होता है जॉइंट पीएचडी एमएससी का ऑप्शन। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डुअल और जॉइंट? एक तो नाम का डिफरेंस है, दूसरा डुअल में ये होता है, मुझे लगता है सेम ही है। जैसे आईआईटी खड़गपुर में है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम एमए के थ्रू एडमिशन होता है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के थ्रू, जैसे मेरा दोस्त मनोहर है वो कर रहा है। तो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी खड़गपुर में। बॉम्बे में जो ये कोर्स है आप देखोगे, आईआईटी बॉम्बे में जो ओआर की बात कर रहा हूँ, इसने अभी एमएससी अभी इसने कर दिया एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। इससे पहले इसका नाम था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, ये कुछ दिन पहले इसका ये नाम था। और जैसे ज्वाइंट हो गया, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो मोर और लेस सेम चीज़ है। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी, डुअल डिग्री या इंटीग्रेटेड पीएचडी सेम ही चीज़ है लगभग। कहीं दिक्कत थोड़ा सा ये डिफरेंस हो सकता है। कई जगह क्या प्रोविजन रहता है कि मान लो तुम एमएससी में ही फ्रस्ट्रेट हो गए, जैसे तुमने यहाँ 7 साल कोर्स तो ज्वाइन किया, बट तुम जब एमएससी शुरू किए तुम फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं मेरे बस का नहीं है, तो कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे 2 साल कंप्लीट किया, मान लो अब 2 साल तुमने कंप्लीट किया, तो इंस्टीट्यूट इसका प्रोविज़न रखती है कि कोई बच्चा 2 साल बाद छोड़ना चाहता है तो उसको एमएससी डिग्री दे के हम एग्जिट करें। तो उसको एमएससी डिग्री दे के, जैसे एक स्टूडेंट निहाल था आईआईटी, वो मतलब गुवाहाटी का लड़का है, निहाल जूनियर था, तो उसने आइजर मोहाली में एडमिशन लिया था डुअल डिग्री में, इसी कोर्स में उसने 2 साल करके छोड़ दिया एमएससी की डिग्री लेके। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि उनका रूल्स क्या है, तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा वेबसाइट पे ऐसा कुछ रूल्स है एग्जिट का। जैसे खड़गपुर में है, खड़गपुर में क्या है कि जो खड़गपुर में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी मैथमेटिक्स में है, तो उसमें इनका है कि मान लो उसने 50 बच्चों को एडमिशन लिया, तो उसमें सबको एडमिशन नहीं देगा पीएचडी में। जिनके सीजीपीए 8 से ज़्यादा होंगे एमएससी में, उनको ही पीएचडी में एडमिशन देंगे, वो बाकी को एमएससी की डिग्री देके भगा देंगे। ये सिस्टम है इनका खड़गपुर का। तो हर जगह हाँ उसमें लिखा था कि अगर जॉइंट डिग्री है तो आप छोड़ नहीं सकते एमएससी करने के बाद, आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा। डुअल में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं एमएससी के बाद। और उसमें ये था कि जॉइंट वाले की लेकिन वैल्यू कम होती है पीएचडी होल्डर की, क्योंकि आप जॉइंट में कर रहे हो तो ऐसा वैल्यू कम होता है, उसमें लिखा था। नहीं, कहाँ लिखा था? आई डोंट थिंक ऐसा लिखा होगा। सर मैंने नेट पे सर्च किया था तो उसमें
हाँ, वो किसी ने लिख दिया होगा, वो किसी पर्सन ने लिख दिया होगा ऑफिशियली, ऐसा कोई नहीं बता सकता। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कह सकती कि ज्वाइंट की वैल्यू कम है, और वो किसी पर्सन का ओपिनियन होगा, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप कहीं ज्वाइंट इंटीग्रेटेड ज्वाइन कर रहे हो, या डुअल डिग्री ज्वाइन कर रहे हो, या आप ज्वाइंट डिग्री ज्वाइन कर रहे हो, तो आप उनके वेबसाइट पे जो कोर्स का करिकुलम है उसमें जाके पढ़ो कि उनका क्या एक्सिट का ऑप्शन है। अब मान लो 7 साल की डिग्री है, कोई बच्चा 5 साल किया और उसके बाद उसको नहीं मजा आया पीएचडी में, उसको मैंने पीएचडी छोड़ना चाहता हूँ मैं। किसका माइक ऑन है? विजय, आपका माइक ऑन है? हाँ, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तो आपको वही बस देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बॉम्बे का मुझे याद है, यहाँ पे एक्सिट का ऑप्शन है, और बॉम्बे में एमएससी पीएचडी इन ऑपरेशन रिसर्च है, तो वहाँ पे एक्सिट का ऑप्शन है। एक्सिट का ऑप्शन ये है, मतलब एमएससी किया आपने, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, इवन 3 रास्ते हैं, तो मेनली 2 रास्ते हैं एमएससी के बाद। या तो आप प्लेसमेंट लेके निकल जाओ, या आप पीएचडी में कंटिन्यू कर लो। यहाँ पे जैसे मैंने एक सेशन किया था यूट्यूब पे, जिन लोगों को याद हो, मेरा दोस्त है, तो मैं नाम भूल गया, आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी ऑपरेशन रिसर्च में कर रहा है वो, तो उसके साथ मैंने सेशन किया था। तो वो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, मेरे साथ का ही था, 19 से 21 उसका एमएससी हुआ ओआर से, वो 21 से अभी पीएचडी कर रहा है बॉम्बे से ही। तुषार नाम है, यस तुषार। हाँ, तो तुषार, हाँ, पीएचडी के रिसर्च पेपर जर्नल को सबमिट करने होते हैं। जैसे बहुत सारे जर्नल्स हैं जो पेपर पब्लिश करती है, तो आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वो जर्नल को सबमिट करना होता है। जर्नल में कुछ प्रोफेसर्स होते हैं उनके, जो रिव्यूअर्स होते हैं, तो वो पेपर आपको रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करते हैं, उनको लगता है कि आपने ढंग का कोई नया रिसर्च किया है, तो वो आगे फर्दर आपको प्रोसीड करते, वरना वो रिजेक्ट करके भेज देते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, लगभग 1 साल का प्रोसेस लगता है पेपर पब्लिश होने में। एक पेपर में डिफरेंट जर्नल का डिफरेंट वो है, क्राइटेरिया है। जैसे जितने भी बुक्स में आप रिजल्ट देखते हैं ना, ये सब पहली बार किसी रिसर्च पेपर में आया है। चाहे वो अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके राव ब्लैकवेल थ्योरम हो या लेमन सेफी थ्योरम हो, ये सब पहली बार किसी रिसर्च पेपर में आया था। बाद में उन सारे रिसर्च पेपर से रिजल्ट उठा के किसी ने बुक लिखा, रोहतगी ने बुक लिखा, तो वो सारे रिजल्ट बुक में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर में लिख दिया। तो ये जर्नल को सबमिट करना होता है। फिर जर्नल में प्रोफेसर्स होते हैं, रिव्यूअर्स होते हैं, अगर आपके पेपर ठीक है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो पब्लिश होती है। फिर पब्लिश होती है तो दुनिया पढ़ती है उसको, ये है। वन बाई वन, तो महेश के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, हम कहाँ पहुँच गए। आइजर और आईएएससी में कौन सा बेटर है? हाँ देखो, यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है, मेरी क्लासमेट थी अंकिता धरगर, जो आईआईटी बॉम्बे में अभी, हाँ उसमें समझा दूँ कि उसने एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया है और उसने अपने डिग्री को जॉइंट में कन्वर्ट करा लिया है, मतलब डुअल डिग्री में कन्वर्ट करवा लिया है। मतलब अंकिता के साथ ही मैंने सेशन किया था यूट्यूब पे एक दिन, तो वो मेरे 1921 मेरे साथ आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैट्स किया उसने। उसको जॉब नहीं करना था, जॉब ऑफर हुआ भी था, उसने जॉब नहीं करना था उसको, तो उसने आईआईटी बॉम्बे से ही पीएचडी कंटिन्यू कर रही है वो। तो वहाँ बॉम्बे का क्राइटेरिया 7.5 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, तो आप वहीं से पीएचडी कर लो। तो मेरी वो क्लासमेट है जो वहीं से पीएचडी कर रही है। अच्छा, आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि कितने रैंक तक मिलता है। तो वही अंकिता धरकर जो है, उसने आईएससी बैंगलोर में भी एडमिशन इंटरव्यू दिया था इस कोर्स में एडमिशन के लिए, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे। लेकिन उसके रैंक 50 थे उस टाइम, है ना, उसने जब मेरे याद है 50 रैंक था। तो जहाँ तक मुझे याद है, उसमें टॉप 200 रैंक तक को वो लोग इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए, मतलब बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये है जैम एमए या जैम एमएस। हाँ, जनरल कैटेगरी जनरली, हाँ, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो एडमिशन इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। ये है। हाँ, अभी जो पूछ रहे थे आईएसआई में कितने साल का पीएचडी है? देखिए मैं फिर से बताता हूँ, पीएचडी इज अ 5 ईयर पीरियड। गवर्नमेंट बोलती है 5 साल तक आपको हम फेलोशिप देंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो पीएचडी 3 साल में, अब मिनिमम जैसे खड़गपुर में मिनिमम 3 ईयर है, जैसे मैं अब 2.5 साल में 2 साल में भी सबमिट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं 3 साल कम से कम टाइम है। तो मिनिमम 3 ईयर पीरियड है, मतलब 3 साल कम से कम आपको इंस्टीट्यूट में रिसर्च करना पड़ेगा, देन आप डिग्री ले सकते हो। अगर आपने पीएचडी में क्या क्राइटेरिया रहता है, मैं बता रहा था अविनाश का एग्जाम्पल, कि अविनाश कि जैसे हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपने पीएचडी पीरियड में आपने 2 रिसर्च पेपर कम से कम पब्लिश होने चाहिए, तभी आपको डिग्री मिलेगी। कहीं रहता है गाइड ऐसा रहता है कि नहीं 2 से काम नहीं चलेगा, तुम 5 पेपर पब्लिश करो तब तुमको डिग्री दूंगा, क्योंकि पीएचडी में सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट होता है, किसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हो। तो गाइड कह रहा है कि नहीं तुमको मैं डिग्री तभी दूंगा जब तुम 5 पेपर पब्लिश करोगे, तो इसलिए टाइम लग जाता है। अविनाश का एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि इनको
15 से 24 लग गया एमएससी और पीएचडी करने में, दोनों डिग्री करने में। तो 7 साल पीएचडी में लग गया, 2 साल एमएससी में लग गया। तो 7 साल इसलिए भी लगा होगा क्योंकि उसके जो सुपरवाइजर थे उसके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे कि तुम 10 पेपर पब्लिश करो तभी डिग्री मिलेगी। तो वहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें उनके अंडर काम करना, नहीं तुम छोड़ के भाग सकते हो या फिर उनके साथ काम करो, ये ऑप्शन है क्योंकि वहाँ गाइड ही सब कुछ है। आप ईयर की बात करो, मैं बोला ऑफिशियली 5 साल का पीरियड है पीएचडी। आप चाहो तो 3 साल में कंप्लीट कर लो, चाहो तो 4 साल में कंप्लीट करो, चाहो 6 साल में कंप्लीट करो, चाहो 8 साल में कंप्लीट करो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे पता चलता है किसको 3 साल लगेगा किसको 8 साल लगेगा? तो ये क्राइटेरिया रिसर्च पेपर का है। बताया ना कि इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि आपको डिग्री तब मिलेगी जब आप कम से कम, खड़गपुर का है कि कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। मेरे जैसे 5 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, तो मैं 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई रोक नहीं सकता ना, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट के जो पॉलिसी है उसके हिसाब से एलिजिबल हूँ डिग्री के लिए, तो मैं अभी डिग्री सबमिट कर रहा हूँ। ये हो गया। अब कोई बच्चा, किसी को मान लो 7 साल लग गया 2 पेपर लिखने में ही, तो 7 साल पहले सबमिट ही नहीं कर सकता। तो ये अब ये रिसर्च अलग अलग लेवल के होते हैं, तो डिपेंड करता है, इंसान सब एक जैसा ही है, किस प्रॉब्लम पे काम करे वो सब इम्पोर्टेंट। तो बात की चीज़ मुझे लगता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 3 to 8 ईयर्स, 8 साल से ज़्यादा लोगे तो वो पीएचडी खुद ही कैंसिल हो जाती है। रजिस्ट्रेशन होता है 1 या 2 साल बाद, तो रजिस्ट्रेशन से 8 साल से ज़्यादा टाइम आप ले नहीं सकते। तो कोई बंदा ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने 10 साल में पीएचडी किया हो। क्यों? क्योंकि जब 8 साल एक्सटेंड होता है ना, 8 या 9 साल बाद होगा, तो इंस्टीट्यूट खुद ही उसको निकाल देगी बिना पीएचडी डिग्री के। मतलब एग्जांपल के लिए मान लो 2 रिसर्च पेपर लिखने हैं और आप अगले 8 साल में 2 पेपर नहीं लिख पाए, तो इंस्टीट्यूट आपको टर्मिनेट कर देगी बिना पीएचडी डिग्री के। मतलब आप पीएचडी के लिए लायक नहीं हो, समझ लो। तो आपको 8 साल खराब भी हुए और आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है। तो ये चीज़ है। तो आपने ऐसा कभी नहीं सुना हो किसी ने 10 साल में पीएचडी किया हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉलिसी ये है कि 8 साल ज़्यादा आप लगा ही नहीं सकते, 8 या 9 साल। उसकी वजह ये है कि रजिस्ट्रेशन पीरियड से टाइम शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन पीएचडी 1 साल तो कोर्स वर्क रहता है, फिर 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन होता है। जनरली 10 साल ज़्यादा किसी ने टाइम आपने नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं। 8 साल 9 साल तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 साल 8 साल 9 साल लग जाते हैं, 3 साल भी लगते हैं, मैं एग्जाम्पल हूँ। 3 साल वाले और भी लोग मैं जानता हूँ जो 3 साल में कंप्लीट किए हैं। 4 साल 5 साल में ज़्यादातर लोग 4 या 5 साल में कर लेते हैं। मोस्टली 60-70% लोग पीएचडी अपना 4 या 5 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। 10% लोग हैं जो 3 साल में कर लेते हैं, बाकी 10-15% लोग हैं, 20% लोग हैं जिनको 7-8 साल लग जाता है। इस तरह से है। ठीक है सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। जब आप एमएससी कर रहे थे आईआईटी बॉम्बे से, तो मैथ्स में 7 मिलियन प्रॉब्लम्स है, जैसे रीमन हाइपोथेसिस और पॉइंट वैल्यू कंजप्शन, स्टोक्स इक्वेशन। तो सर, जब आप वहां पर पढ़ रहे थे तो क्या प्रोफेसर से इस पे डिस्कशन होता था, या वहां के लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी? इस पे थोड़ा बताइए। नहीं, एमएससी का पर्पस कहीं भी रिसर्च नहीं है। तो एमएससी में आपको रिसर्च प्रॉब्लम पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे का ही बता देता हूँ, 3rd सेमेस्टर में कोर्स प्रोजेक्ट होता है। कोर्स प्रोजेक्ट ये होता है, जैसे कुछ लोगों को याद होगा, जो लोग स्पेशली कॉलेज जाते हैं, जैसे हमारे बिहार में तो कॉलेज सिस्टम ही नहीं है, तो बिहार वाले बच्चों को पता ही नहीं होगा प्रोजेक्ट क्या होता है कोर्स में, मुझे भी नहीं पता था तब तक। तो जैसे 3rd सेमेस्टर में कोर्स प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे आप किसी प्रोफेसर के अंडर आपको काम करना है। तो प्रोजेक्ट में आप रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, या जो उससे प्रोफेसर और आपके बीच जो सहमति हो, जो भी डिसीजन हुआ कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है, रिसर्च पे काम करना है या कोई एप्लीकेशन बेस्ड काम करने हैं, थ्योरेटिकल काम करने हैं, तो वहाँ पे ये कर सकते हो। क्लास में वो सब इतने लेवल पे काम नहीं करते। क्लास में वही पढ़ाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो किताब में लिखी है वही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी कोर्स है, तो प्रोबेबिलिटी कोर्स में अगर वो वीके रोहैत की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो वो वीके रोहैत की बुक में जो लिखा है वही पढ़ाएंगे वहाँ पे। वो कोई रिसर्च की बहुत ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जैसे कई बार क्लास में ओपन क्वेश्चन दे देते हैं कि तुम करके आओ, इस तरह से है। लेकिन ऐसा वहाँ पे पर्पस रिसर्च नहीं है। पर्पस है आपको 2 साल में जो आपका, जैसे या तो रिसर्च के लिए जिसको जाना है तो रिसर्च के लिए कैपेबल बनाना, जिनको प्लेसमेंट लेना है तो प्लेसमेंट के लिए कैपेबल बनाना, तो वो उनका पर्पस है, रिसर्च पर्पस नहीं है। प्रोजेक्ट जब आप प्रोफेसर के अंडर कर रहे हो, वहाँ पे आप रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर सकते हो। तो 3rd और 4th सेमेस्टर में वहाँ प्रोजेक्ट है, वो ऑप्शनल है आईआईटी बॉम्बे में। ऑप्शनल मतलब ये है कि आप या तो प्रोजेक्ट कर लो प्रोफेसर के अंडर, नहीं प्रोजेक्ट करोगे तो उसके बदले कोर्स कर लो आप, ये है। मैंने देखा था वहाँ के सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है कॉम्बिनेटोरिक्स, वो पढ़ाया जाता है। कॉम्बिनेटोरिक्स, हाँ, वो क्या होता है सर, थोड़ा बताएं। कॉम्बिनेटोरिक्स इज लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये जो आपने 11th-12 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना, उसी का नेक्स्ट वर्जन है वो कॉम्बिनेटोरिक्स। उसमें ग्राफ थ्योरी थोड़ा बाद में आ जाता है, तो उसमें वही पढ़ाएंगे। वो शुरू में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यही पढ़ाते हैं और बाद में थोड़े ग्राफ थ्योरी पढ़ाते हैं। ग्राफ थ्योरी में होता है, एक अलग सब्जेक्ट है ग्राफ थ्योरी, तो वो फिर आ जाता है कॉम्बिनेटोरिक्स में। तो शुरू में परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पढ़ाते हैं और फिर बाद में जाके ग्राफ थ्योरी पढ़ाते हैं। तो काउंटिंग जो मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कुछ लोगों ने सुना होगा, तो कॉम्बिनेटोरिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मोर और लेस सेम है, ठीक है ना। तो कहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लिखा रहता है, कहीं कॉम्बिनेटोरिक्स लिखा रहता है, दे आर मोर और लेस सेम, ठीक है।
व्हाट्स टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी टोपोलॉजी प्योर मैथमेटिक्स में आ जाता है, जो स्टैटिस्टिक्स वालों का कोई काम नहीं है। टोपोलॉजी लाइक वहाँ पे वो प्योर मैथमेटिक्स का इमेजनरी चीज़ें हैं, तो वो आपके काम का नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में कहीं नहीं आएगा टोपोलॉजी। सर विदाउट पीएचडी के लिए कुछ होता है? क्या 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 क्या? पीएचडी फॉरेन में? पीएचडी फॉरेन में ये पूछ रहे हो? यस। फॉरेन तो बता भी, सेशन किया था मैंने कितने लोगों के साथ। अभी मैंने पूजा के साथ सेशन किया था, पूजा मेरे साथ जैम की तैयारी करी दिल्ली में। वो यूनिवर्सिटी ऑफ अभी कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है अभी वो, और उससे पहले उसने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से पीएचडी किया है स्टैट्स में। उससे पहले आईआईटी हैदराबाद से एमएससी मैथमेटिक्स में किया है उसने। उससे पहले उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है। तो फॉरेन से पीएचडी करना मुश्किल नहीं है, जस्ट तुम एमएससी करो। एमएससी के बाद उनका एक प्रोसेस है, जीआरई टोफेल क्वालिफाई करो, अप्लाई करो, फिर एडमिशन वहाँ से तुम्हें लगेगा उनको कि तुम सुटेबल कैंडिडेट हो तो हो जाएगा एडमिशन। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है? तुम्हारे एमएससी के सीजीपीए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कोई प्रोफेसर तुम्हें रिकमेंड करेगा कि मैं इस बच्चे को रिकमेंड करता हूँ एडमिशन ले लो, तो रिकमेंडेशन हो गया। रिज्यूमे तुम्हारा कैसा है, मतलब बैकग्राउंड कैसा है, मार्क्स कैसा है, ये 3 क्राइटेरिया है। जीआरए टोफेल का स्कोर कैसा है, तो ये सब। तुम पूजा के साथ सेशन किया था, उसको देख लो एक बार, पूरा समझ आ जाएगा, उसने पूरा समझाया है। दूसरा मैं नेत्रा के साथ सेशन किया था मैंने, एक नेत्रा प्रभु मेरी आईआईटी बॉम्बे की क्लासमेट थी 19 to 21। उसका वेल्स फार्गो में प्लेसमेंट हुआ था 26 लाख पर एनएम पे, ठीक है, 26 लाख पर एनएम पे। 21 से अभी 23 उसने जॉब किया 2 साल, ठीक। फिर उसको लगा कि मज़ा नहीं आ रहा, तो वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पीएचडी कर रही है। उसके साथ ही मैंने सेशन किया था कुछ दिन पहले, मेरे चैनल पे सब है, तुम जाके देख सकते हो। नेत्रा फॉरेन से पीएचडी कर रही है। पूजा पीएचडी करके अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर भी है अभी। और मेरा जूनियर है स्वामीनाथन था आईआईटी बॉम्बे में, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी कर रहा है। कभी उसके साथ भी सेशन करूँगा। अभी जैम 2022 का मेरा स्टूडेंट था देवरगिया जाना, जो आईआईटी कानपुर से पीएचडी एमएससी किया अभी स्टैट्स में। उसको यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा या आयोटा ऐसा कुछ, आयोवा आई थिंक, IOW है ना, वहाँ पे उसको पीएचडी में एडमिशन मिला है अभी। वो जाएगा अभी जुलाई में इस साल। जैम 2022 का स्टूडेंट था वो, तो कानपुर एडमिशन, उसका 24 रैंक थे 2022 में। और वो बॉम्बे ना चुन के कानपुर चुना, क्योंकि कानपुर का कोर्स करिकुलम रिसर्च ओरिएंटेड है दैन बॉम्बे, तो उसने कानपुर चुना। कानपुर से वो यूएस जा रहा है पीएचडी के लिए, ठीक है। वन बाई वन, हाँ। आईआईएससी से इंटीग्रेटेड, हाँ हाँ हाँ, कुछ जगह ऑप्शन रहता है एमएससी के बाद प्लेसमेंट का, जैसे बॉम्बे में है, खड़गपुर में भी है। मतलब जहाँ रहता है ज़्यादातर जगह ये ऑप्शन रहता है कि एमएससी जब आप डिग्री लेके निकलना चाहते हो तो आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन रहता है इंस्टीट्यूट में। जैसे कि वहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी है ना, वो कंबाइन है आईएएससी और आईएससीआर आइजर्स में, हाँ आइजर, हाँ। दोनों केवल इंस्टीट्यूट के लिए पूछना। इन दोनों इंस्टीट्यूट का मुझे एक बार पूछना पड़ेगा कि ऐसा है कि नहीं। एक तो मुझे इनका वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा कि क्या एग्जिट का ऑप्शन है भी कि नहीं है, मतलब इसका मैं श्योर नहीं हूँ। आई थिंक आइजर का तो है, आइजर का मुझे याद है, आइजर में है। आईएएससी में भी होना चाहिए, मैं श्योर नहीं, मुझे देखना पड़ेगा वेबसाइट पे, तो जाके देखना पड़ेगा। और अगर एग्जिट का ऑप्शन होगा तो प्लेसमेंट का ऑप्शन देंगे वो, मुझे लगता है, क्योंकि वो क्यों चाहेगा बच्चा बिना जॉब के जाए। अगर जॉब का अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट सेल में तो देगा ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे देवांश, कुछ पूछ रहे थे आप? देवांश मिश्रा, हाँ। सर बस ये पूछ रहा था, सर आप आईआईटी कानपुर में ना एक्सपीरियंस? आईआईटी कानपुर में, खड़गपुर से कानपुर चले गए थे? खड़गपुर से कानपुर चले गए, मतलब ऐसा आ रहा हो गया ऐसा ना? अच्छा, वो मैं था एक्चुअली नहीं, वो तो JRF SRF होता है, वो तो वहाँ पे है। मैं तो अभी यहाँ पे आ गया, मैं तो अभी रांची में हूँ एक्चुअली, BIT में सर यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ रांची में। कानपुर पोस्ट डॉक करने जाने वाला था मैं, अभी गया नहीं हूँ मैं, अगर होगा फ्यूचर में देखूंगा। तो मैं तो बॉम्बे से खड़गपुर आया था एक्चुअली। और पीएचडी में 2 क्राइटेरिया, JRF SRF क्या होता है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2 साल, उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब प्रमोशन हो जाता है तो वो बढ़ जाती है, फेलोशिप बढ़ जाती है, ये है। सर टोपोलॉजी ग्रुप थ्योरी में क्या डिफरेंस? टोपोलॉजी और ग्रुप थ्योरी, टोपोलॉजी प्योर रियल एनालिसिस का सब्जेक्ट है, उसमें सेट ऑफ R2 सेट ऑफ Rn हाँ उसके बात करता है, लेकिन ग्रुप थ्योरी कोर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट है। हाँ, ग्रुप थ्योरी लाइक सेट पे बात होती है,
और वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में बहुत सारे स्पेसेस आते हैं वहाँ पे, मुझे याद है हॉर्सड्रॉप स्पेस है या बनाक स्पेस, आई थिंक स्पेस है सर, वेक्टर स्पेस है। मैट्रिक स्पेस है। तो ये सब चीज़ें आती है जो कि स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड में कभी आपको नहीं मिलेगा जर्नी में। ये वो प्योर मैथमेटिक्स है, और मुझे यकीन मानो टोपोलॉजी ये सब ना कभी हवा ही नहीं लगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। पूरे इमेजिनेशन का गेम है कि तुम्हें बस इमेजिन करना है, क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है, जैसा कोई डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। तो वो दिमाग में ही आपको सोचना पड़ता है, ये ओपन है, क्लोज है, ओपन सेट, क्लोज सेट, और ये सब चीज़ें हैं। और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्पेस और ये सब की बात होती है, हॉर्सड्रॉप स्पेस है, बनाक स्पेस है, बहुत सारे स्पेसेस हैं वहाँ पे, तो उसकी बात होती है। तो डिफरेंट है दोनों। ग्रुप थ्योरी ईजियर है। टोपोलॉजी से सर रिंग थ्योरी और ग्राफ थ्योरी आर लेबोरियस है। हाँ, जैसे ये जो ग्रुप थ्योरी तो बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स है। ग्रुप थ्योरी लाइक कि कोई सेट है जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और ये इन्वर्स और आइडेंटिटी को रखता है, तो इस तरह से वो तो अबेलियन ग्रुप हो गया। तो अगर कम्यूटेटिव हटा दो तो जस्ट क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। तो ये तो सेट की प्रॉपर्टीज़ है, फिर उस पर काम करते। ये तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, वो थोड़े टोपोलॉजी एक एडवांस वर्जन हो जाता है उसका आगे जाके। तो इस हमारे आई थिंक डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हाँ, और उसको रह गया किसी को पूछना, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तो मैं कह रहा था कि IITs आपको जैम के थ्रू क्या क्या इंस्टीट्यूट मिल सकता है। तो एक तो IIT बॉम्बे में 2 कोर्स हैं, MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc ऑपरेशन रिसर्च। कानपुर में MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc स्टैट्स। IIT तिरुपति है, TRP, यहाँ पे MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स का नाम है। और अभी एक ऐड हुआ है IIT पलक्कर। IIT पलक्कर में MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन मिलेगा, MSc मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। उसमें एडमिशन जैम MS के थ्रू भी मिलेगा, जैम MA के थ्रू भी मिलेगा। तो देखो, ये जो IIT तिरुपति है, ये जो IIT पलक्कर है, जैम MA जैम MS दोनों से एडमिशन मिलेगा। ये जो IIT बॉम्बे का MSc ऑपरेशन रिसर्च है, यहाँ जैम MA जैम MS दोनों से एडमिशन मिलेगा। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप जैम मैथमेटिक्स का ही फॉर्म भर दो, जैम स्टैटिस्टिक्स का ही फॉर्म भर दो। और जैम स्टैटिस्टिक्स में जो मैं मैथमेटिक्स पोर्शन पढ़ाऊंगा, वो जैम मैथमेटिक्स का 80% सिलेबस कवर करेगा। मतलब जो 30 मार्क्स का टॉपिक्स है जैम स्टैटिस्टिक्स में, वो सिलेबस जैम मैथमेटिक्स में 80% कवर करेगा। सर जी। ये IIT भुवनेश्वर में ओशिनोग्राफी होता है ना, मतलब उससे? हाँ, IIT भुवनेश्वर में वो कोर्स है, आई थिंक कोई क्या है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस, ऐसा कुछ। ओशिनोग्राफी कुछ करते हैं। हाँ, ओशियन साइंस है, मैं बोल रहा हूँ। IIT यहाँ देख लेते हैं वेबसाइट पे। ये जो है यहाँ पे तुम्हें अगर बताऊँ मैं कि एडमिशन कहाँ कहाँ होगा, देखो ये जो है, सो यहाँ पे तुम अगर जाओगे तो सारे डिटेल्स यहाँ पे है, यू कैन गो एंड सी कि इसमें एडमिशन, एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये लो, मैं इस पे ही आ जाता हूँ। हम क्या बात कर रहे हैं, जैम MS की। तो मैं जैम MS की बात करूँ जो आप कह रहे थे, ये देखिए। तो आप जो कह रहे थे ना, इसकी बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं IIT भुवनेश्वर के। तिरुपति हटा दिया, भुवनेश्वर हटा ही दिया, इसमें से हटा क्यों दिया? मतलब ये ऑप्शंस है, IIT बॉम्बे MSc स्टैटिस्टिक्स, IIT बॉम्बे MSc ऑपरेशन रिसर्च, IIT कानपुर MSc स्टैटिस्टिक्स, IIT पलक्कर MSc मैथमेटिक्स, IIT तिरुपति MSc दिस। तो IIT जैम MS दे के आपके पास यही 5 चॉइस है IITs में। ये भुवनेश्वर हटा दिया क्या इस बार? पिछली बार था सर, पिछली बार था। हाँ था, तो अभी तो दिखा नहीं रहा, आना चाहिए था इसमें। भुवनेश्वर पिछले बार तो आया था, मतलब जब मैं बैच 00 स्टार्ट कर रहा था, यही तो खोला था मैंने उस समय भी। तो हटा दिया क्या इस बार? मुझे लग रहा है अब एडमिशन में हटा दिया होगा, कोई बच्चा प्रेफरेंस लेता नहीं होगा इसलिए हटा दिया होगा। अच्छा रुको, मैं इंस्टीट्यूट से चले जाता हूँ, भुवनेश्वर में क्लिक कर देता हूँ। तो MS के थ्रू कुछ है ही नहीं, MA के थ्रू करता हूँ, रुको। ये कोर्स था, ये हटा दिया, देखो यही कोर्स था ना, ज्वाइंट MSc PhD इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस, यही था ना। ये जैम मैथ से ले रहा है, अब जैम स्टैट से नहीं लेगा, हटा दिया, देखो हटा दिया ना, क्योंकि इसमें दिखा नहीं रहा। तो जैम MS से तो दिखा रहा है, जैम MS से नहीं लेगा एडमिशन। ये MS हटा दिया ना, वरना दिखा रहा होता ना, ये MS से नहीं लेगा, वरना MS में दिखाता, वरना MS में होता दिखाना चाहिए था, दिखा नहीं रहा ना। तो ये मतलब ये कोर्स हटा दिया, MS से हटा दिया इसको। तो होते रहते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड होते रहते हैं हर साल, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये चॉइसेस हैं, मतलब IITs में जाने के ये चॉइसेस हैं आपके पास, जैम MS क्वालिफाई कर, जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, IIT जैम MS पढ़ा रहा हूँ। तो IITs में ये चॉइसेस हैं आपके पास, जो मैं लिख रहा था, ठीक है ना।
और यहाँ देखो एलिजिबिलिटी नो रेस्ट्रिक्शन इसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री। तो यहाँ पे बस एक टेंशन है कि एटलीस्ट 4 मैथमेटिक्स कोर्स इन बैचलर डिग्री। तो ये बच्चा जो एडमिशन लेना चाहेगा यहाँ पे तो कम से कम 4 कोर्स बैचलर डिग्री में किया हुआ होना चाहिए, तभी जाके उसको यहाँ एडमिशन मिलेगा, है ना। बाकी में नो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में कोई मैटर नहीं करता है इन कोर्स में एडमिशन के लिए, नो रेस्ट्रिक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हाँ ट्रिपल आईटी का आप पूछे तो वहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये तो आईआईटी का बता दिया। एनआईटीज में क्या है ना, एनआईटी बहुत सारी एनआईटी एडमिशन लेती है, तो मेनली 2 ही कोर्स हैं एनआईटी में। एक तो एमएससी मैथमेटिक्स में बहुत सारे एनआईटी एडमिशन लेती है, जैम एमएस क्वालिफाई अगर आप कर लोगे तो आपको एमएससी मैथमेटिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी बहुत सारे एनआईटी है जहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। तो ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको वेबसाइट से देखना पड़ेगा, CCMN की वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं समझ आया तो पूछो, सबसे बड़ी चीज़ क्या, आपको जो भी सीखना हो क्वेश्चन पूछो। तो लाइव क्लास का यही फायदा है, स्पेशली गूगल मीट पे क्लास का आप बोल के पूछ सकते हो, वरना मुझे चैट पढ़ना पड़ता, ये चीज़ है। तो आप जो भी अभी क्लासेस तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार अपने एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेरीज सॉल्व कर लो, एक बार क्लासेस होंगे चलती रहेगी, पहले क्वेरीज क्लियर कर लो। तो आईआईटी जो एनआईटी को बता रहा हूँ, तो एनआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स है। एक एनआईटी है, एनआईटी पूरा नाम है तिरुचिरापल्ली, है ना, ये पूरा नाम है, शॉर्ट नेम है एनआईटी त्रिची। हाँ शॉर्ट नेम है त्रिची का पूरा नाम है तिरुचिरापल्ली, इस तरह से कुछ है ना, त्रिची शॉर्ट नेम। तो एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन होगा जैम एमएस के थ्रू। तो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करके आप एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, और वहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो उसमें कोई बच्चा भी जा सकता है जिसका एमएससी मैथमेटिक्स में हो, सॉरी जिसका बीएससी मैथमेटिक्स में हो, या बीएससी स्टैटिस्टिक्स में हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो, या बीएससी किसी और सब्जेक्ट में हो, आप वहाँ जाके एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो आप। तो वहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे पूरा, और वहाँ पे प्लेसमेंट ठीक ठाक है। तो एक वो ठीक ठाक है, बाकी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। होता है शायद, नहीं हो पाता है, होता होगा। हाँ वहाँ एक्चुअली एमसीए कोर्स भी है, वहाँ एमसीए वाले भी हैं, वहाँ पे जो एक निमसेट एग्ज़ाम होता है तो उसके थ्रू लोग एमसीए करते हैं एनआईटी त्रिची में। तो एमसीए वाले जो है प्योर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के होंगे, तो वो ज़्यादा साइड ले जाते होंगे, तो वो रहता होगा। बट सबको नहीं मिलता होगा, कुछ लोगों को मिलता होगा जरूर, सबको हो सकता है नहीं मिलता हो, सबको बॉम्बे में भी नहीं मिलता। हाँ सबको उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर साइंस में लिया एमएससी, और बीटेक वाले भी होंगे उसमें, एमटेक वाले, तो सब उसी में बैठ जाते होंगे ना। हाँ यस नहीं प्लेसमेंट सेल देखो एक ही कंपनी है, डिफरेंट कोर्स के लोग भी है ना, तो वो शॉर्टलिस्ट करके वो इंटरव्यू एक साथ ही होता है। तो जो कंपनीज है वो डिग्रीज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, वो डिस्क्रिमिनेट तुम्हारे स्किल और तुम्हारे नॉलेज पे करेगी। जैसे वही कंपनी जैसे शॉर्टलिस्ट हुआ तो उसी लिस्ट में बीटेक वाले बच्चे भी हैं, एमटेक वाले भी होंगे, एमसीए वाले भी होंगे, एमएससी वाले भी होंगे। अब हाँ नहीं वो थोड़ा रहता है, हाँ वो थोड़े बायस रहते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम ये प्रूव कर पाओ खुद को कि यू आर बेटर कैंडिडेट दैन द एमटेक पीपल और द एमसीए पीपल और द बीटेक पीपल, देन यू आर नो, दिक्कत थोड़ी है। तुम्हें खुद को बस प्रूव करना होगा उस इंटरव्यू में, ये बोलना चाह रहा हूँ। उनके माइंड में बायस तो होगा कि बीटेक इज बेटर दैन एमएससी, एमटेक इज बेटर दैन एमएससी, कंपनी के माइंड में बायस होगा। बट इफ यू आर एबल टू प्रूव इट कि आप ज़्यादा कैपेबल हो, देन यू विल गेट द जॉब, ये चीज़ है। अदरवाइज एमएससी प्लेसमेंट तो अच्छी होती है हर जगह, ये है। हाँ प्रोसेस सेम है, कोई प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, प्रोसेस सेम है प्लेसमेंट का सबके लिए। कुछ कोर्सेज कोर होती हैं, कुछ कोर्सेज जैसे बॉम्बे में एक्सेंचर कंपनी है, वो सिर्फ हमारे लिए आती है, मतलब सिर्फ एमएससी स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए आती है, या ओआर वालों के लिए भी आती है। ये है ANZ है या मतलब कुछ कंपनीज हैं जो कोर इसी कोर्स के बच्चों को चाहती है कि होता है इस कोर्स में ये पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ कंपनीज होती है जो पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए ओपन होते हैं कि इन्हीं कोर्स के बच्चे उसमें इंटरव्यू देंगे या सेलेक्ट होंगे, तो वहाँ एडवांटेज मिल जाता है। जो कंपनीज एमएससी के लिए आ रही है और तुम पास्ट रिकॉर्ड देख लोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। भले एमटेक वहाँ हो, एमएससी हो या एमसीए हो या बीटेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर साल एमएससी वालों का प्लेसमेंट हो रहा है तो तुम्हारा भी होगा, ये है। क्योंकि अगर बीटेक वाले ज़्यादा स्किल्ड हैं तो ज़्यादा सैलरी मांगेंगे, तो वो 40-50 लाख रुपए मांगेंगे, एमएससी वाले 10-15 लाख पे चले जाएंगे, तो ये भी तो चीज़ें वहाँ मैटर करती है ना।
अब जो बच्चा बीटेक वाला बहुत ज़्यादा स्किल्ड है तो वो क्यों 10 लाख पे जाएगा, क्यों 15 लाख पे जाएगा वो किसी कंपनी में, वो 50 लाख क्यों नहीं मांगेगा। तो वहाँ फिर उस कंपनी को देखना पड़ता है ना कि उसके बजट क्या है और कैंडिडेट क्या चूज करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मैं तुम्हें एग्जांपल दिया हूँ नेत्रा का ही, नेत्रा उसी वेल्स फार्गो में थी जो मेरी क्लासमेट थी 26 लाख पे, जो बाकी कैंडिडेट्स होंगे इवन 35, 40, 50 लाख भी जाता है, बॉम्बे से भी, त्रिची से भी, कानपुर से भी। तो अगर तुम एक्सेप्शनल कैंडिडेट हो तो यू विल गेट दैट, ये चीज़ है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो IIT भुवनेश्वर का ऑप्शन हटा दिया, ठीक है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर मान लो इंक्लूड होगा भी तुम्हारे साल, मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारा जब वो इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे था कि MSc PhD डुअल डिग्री इन एटमॉस्फेरिक साइंस, जो दिखा रहा था मैं तुम्हें अभी, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस, तो उसमें था। मतलब वो दूसरे फील्ड में चले गए, फिर तुम वो समुद्र की गहराई नापोगे, फिर तुम वहाँ पे जाके ब्रीज उरीज और ये क्या बोलते हैं सी पूप पे उस तरह से काम कुछ करोगे, उस तरह से कि ओशियन और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड काम करोगे, रिसर्च करोगे, तो वो रहेगा वहाँ पे। अब आते हैं ट्रिपल IT में। ट्रिपल IT में एक तो ट्रिपल IT लखनऊ है जिसमें 3 कोर्सेज हैं तुम्हारे लिए, MSc मशीन लर्निंग, MSc इन एक तो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, और एक MSc डेटा साइंस है, और एक MSc कुछ इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऐसा कुछ कोर्स है, ठीक है ना, मैनेजमेंट समझ लो कि MSc इन इकोनॉमिक मैनेजमेंट साइंस ऐसा कुछ है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं, वेबसाइट देखना पड़ेगा उसके लिए, बट यू कैन सर्च। और एक MSc डेटा साइंस है, एक MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, 3 कोर्स है MSc में वहाँ पे ट्रिपल IT लखनऊ में। और ठीक है ना, तो ट्रिपल IT लखनऊ है एक इंस्टीट्यूट है, और भी ट्रिपल ITs हैं आई थिंक, और है हैदराबाद में भी एक है ना MSc कंप्यूटर साइंस। हाँ, वो मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा अभी। ट्रिपल IT तो बहुत सारे इंडिया में हैं, ट्रिपल IT मुझे लगता है मोर देन बहुत। हैदराबाद में सर उसमें कोर्स है MSc कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स करके। अच्छा, हाँ मुझे इसको देखना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो मुझे भी जानकारी। ट्रिपल IT जो है अब बता रहे हो हैदराबाद, ट्रिपल IT हैदराबाद में MSc स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ओके ठीक है, ये भी है। तो लखनऊ का तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे तो पता है, ट्रिपल IT हैदराबाद हो गया, और भी 1-2 ट्रिपल IT होगा जिसको एक्सप्लोर करना होगा, तो मुझे लगता है तो वेबसाइट खोल के हम चेक कर सकते हैं। CCMN की वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा, तो यहाँ तुम जाओगे तो ये CCMN काउंसिलिंग मान लो ये है, तो इसके वेबसाइट पे जाओगे, क्लोजिंग MSc स्कोर है ना, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये सब जाके ना खोलना पड़ेगा क्या क्या है, कि यहाँ पे ये थोड़ी पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मुझे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सो दैट आई कैन लर्न, है ना, कि इसमें क्या क्या है। एडमिशन पेज पे जाके ना देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी लिस्ट नहीं मिल जाएगा, इसमें कोर्सेज का होगा, एडमिशन का देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ है, तो एडमिशन का होगा यहाँ पे क्राइटेरिया, ये सब है इसमें तो नहीं। यहाँ पे जैसे MSc कोर्सेज था ना, मैं बैक करता हूँ, रुक जाओ, तो जैसे ये था व्यू मोर, चाहिए व्यू मोर पे आएगा, तो यहाँ पे क्या क्या CCMN देखो, ये क्या है ना, CCMN इज अ, अगर तुम लोगों को दिख रहा हो पूरा वेबसाइट, थोड़ा कट रहा है ना, CCMN इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर MSc या MSc टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बेस्ड ऑन देयर जैम स्कोर ऑफ ईयर 2024 इन NITs, IIST और सम सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो ये इसका पर्पस है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें, तब जाके समझ आएगा कि जैसे हमारा चूजिंग क्लोजिंग जैम स्कोर। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि CCMN 2023 का खोल लेता हूँ, मान लो 2023 का अगर मैंने खोल लिया तो अब यहाँ पे तुम डालो कि किस राउंड में कौन से इंस्टीट्यूट का जानना चाहते हो तुम, है ना, जैसे चलो ऑल राउंड कर दो इसको, राउंड 1, चलो राउंड 1 का ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट किस में तुम्हें किस इंस्टीट्यूट का देखना है, ये देखो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे एडमिशन तुम्हें मिल सकता है, तो ये लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें NITs होंगे और ट्रिपल ITs होंगे, तो ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लो NIT में जो तुम क्या कर रहे थे, ट्रिपल IT हैदराबाद ना, एक में देखो, एक तो ट्रिपल IT लखनऊ जिसका मैं बता रहा था तुम्हें, ये हमारे लिए है, और एक ये भी एडमिशन लेती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये JAM MS के थ्रू एडमिशन लेती है, यहाँ भी शायद MSc डेटा साइंस ही है,
और आइजर भोपाल, देखो यहाँ पे दिखा रहा ना आइजर भोपाल, ये है ट्रिपल आईटी त्रिची, ठीक है ना। और एक तो रुको मैं पहले इसका जरा चेक कर लेता हूँ, इसमें तुम जो कह रहे हो कहाँ मिलेगा। सो ये NIT त्रिची है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो ये सब जाकर तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ, इतने सारे ऑप्शंस हैं। बाकी जगह MSc मैथमेटिक्स, अच्छा ये कह रहा है ना, तुम ये कह रहे हो ट्रिपल आईटी, ये तो NIT इलाहाबाद है, ट्रिपल आई देखना पड़ेगा, इस पर देखना पड़ेगा एक बारी। सो मैं अभी के लिए NIT त्रिची मान लो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ट्रिपल आईटी लखनऊ देख लूँ, कोई भी देख लो, ट्रिपल आईटी लखनऊ देख लेता हूँ। चलो ट्रिपल आईटी लखनऊ, कौन से कैटेगरी का देखना है, OBC का कि, है ना, ये कह रहा है कि OBC SC ST ओपन, या कोई भी कैटेगरी का देख लो, है ना। जनरल का देख ले तो ओपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, तो ये देखो आ गया होगा, ये बता रहा है कि ट्रिपल आईटी लखनऊ में MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स जो है उसमें मैथमेटिक्स, जैम मैथमेटिक्स के थ्रू क्लोजिंग रैंक 685 था, मतलब 685 रैंक तक जैम मैथमेटिक्स का एडमिशन हुआ है इस इंस्टीट्यूट में, इस कोर्स में जैम मैथमेटिक्स से। ऐसी MS से आ जाए तो जैम MS कहाँ गया, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा ऑप्शन है ना ट्रिपल आईटी लखनऊ MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इस कोर्स में जैम MS के थ्रू क्लोजिंग रैंक 177 था ओपन कैटेगरी के लिए, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इस तरह से एडमिशन होती है, तो बाकी राउंड की देखो रैंक बढ़ेगी। तो पहले राउंड में 177 रैंक पे तक, है ना, ये क्लोजिंग रैंक था, एडमिशन हुआ था, और उस समय मार्क्स थे 22 नंबर, क्योंकि ये जैम 2023 की बात कर रहा है ये। तो इस तरह तुम देख सकते हो। तो मैं ये कह रहा था तुमसे, मैं कंक्लूड करता हूँ कि जैम MS वालों के लिए ऑप्शन है MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, MSc डेटा साइंस, MSc इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसकी बात कर रहा था मैं। तो ये आपके इन कोर्सेस, इन इंस्टीट्यूट्स में, ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़े से इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, तो इंस्टीट्यूट मैं चेंज करूँगा, तो चलो मैं इसमें, ये वेबसाइट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हम लोग मतलब क्या रैंक किस कैटेगरी को चाहिए होगा जैम पेपर के थ्रू, कि किस। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पिछले साल के अपलोडेड है, तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपके कहाँ चांसेस हैं, बिल्कुल। ओके सर। अच्छा ये 9:30 तक ही था ना, मैं ज़्यादा टाइम ले लिया। तो चैट में क्या पूछा था नवल, MSc तक ठीक है, बस PhD करना सबके बस की बात नहीं है सर, आपके घर वाले मैरिज के लिए कोई फोर्स नहीं किया। घर वाले क्यों फोर्स करेंगे भाई, शादी घर वालों को करनी कि मुझे करनी है, घर वाले क्यों फोर्स करेंगे। शादी हमें करनी है, हम डिसाइड करेंगे ना कब करनी है, वो थोड़ी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, माइक के पास आके, आपकी आवाज़ लाउड नहीं आ रही है। ओके, किसी को समझ आया एक बार थोड़ा जोर से बोल दो, जिनको समझ आया क्या बोलना चाह रही हैं। अच्छा वीडियो बनाई है, हाँ। अभी रिसेंटली योगेश बिजला मेरे सीनियर थे IIT बॉम्बे में, अभी आप देखेंगे उनके साथ मैं रिसेंटली एक सेशन किया था, अब जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा चैनल पे, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो उसमें वो ना अभी इस साल 2023 वाला ISS और RBI दोनों क्वालिफाई किया है उन्होंने, मतलब RBI में उनका 3rd रैंक था, ISS में भी रैंक पे याद नहीं है, उन्होंने क्वालिफाई किया है। मेरे जस्ट IIT बॉम्बे में सीनियर थे, उनका भी एक्सेंचर में प्लेसमेंट हुआ था, आई थिंक 16 लाख का पैकेज था, 16 या 20 लाख का उसके आसपास, 16 से 20 का लाख पैकेज था। उन्होंने 2 साल काम किया वहाँ पे, फिर वो छोड़ के ISS तैयारी करने लगे, एंड देन अभी इस साल इनको ISS RBI क्वालिफाई हुआ है। तो इसका सेशन है, ISS का मैंने 2-3 सेशन किए हैं, एक मेरे सीनियर ही थे, योगेश के बैच का ही था सुजीत प्रधान, जिनका 7th रैंक था 2022 के ISS एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उनके साथ मैंने सेशन किया था, मनोज कुमार थे, उनके साथ भी सेशन किया था हमने, और साथ में थे मनोज और वो जो सुजीत साथ में थे, और अभी योगेश के साथ किया था। उसके सेशन है मेरे चैनल पे, आप जाएंगे तो आपको ISS, आप जस्ट गूगल करो या यूट्यूब पे जाकर सर्च करो ISS टॉक विद संतोष सर, तो आपका आ जाएगा, वीडियोज़ आ जाएंगे, आप चेक करना जस्ट, है ना, तो वो आ जाएगा। तो डायरेक्टली जस्ट यूट्यूब पे जाके सर्च करो आप। जैम के साइट पे मॉक टेस्ट नहीं, वो जस्ट एक रहता है देखने के लिए, वो मॉक टेस्ट में जस्ट वो 2023 का पेपर होगा, जस्ट पिछले साल का पेपर रखता है, और सबमिट करोगे तो मार्क्स नहीं दिखाएगा, वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए है कि आपके एग्जाम में कैसे आप एग्जाम दे सकते हो, हाँ वो रहता है, लेकिन उसमें आप सबमिट करोगे तो मार्क्स नहीं दिखाएगा, और वो
मतलब जस्ट वो टेस्ट दे के प्रोसेस दिखा रहा है कैसे तुम टेस्ट दे सकते हो, वो है टाइम हम दिखाता है, बट वहाँ मार्क्स नहीं दिखाएगा और वो नहीं, और जो पेपर है वो पिछले साल का पेपर इसमें अपलोडेड है ना, जस्ट एक टेस्ट है। तो ये ट्रिपल आईटी वाला क्लियर हो गया ना डाउट। मैं थोड़ा गेट वालों को बोलता हूँ थोड़ा वेट करेंगे थोड़ी सी, है ना। सो ये लोग अभी टेक्स्ट कर रहे होंगे ना, थोड़ा लेट भी हमने स्टार्ट किया था ना अभी, तो वो कर रहा है, इसको ख़त्म करते हैं अभी ना। तो अच्छा थोड़ा रुक जाओ, तो गेट वाले बैच में बच्चा टेक्स्ट कर रहा होगा ना कि नहीं, करते हैं रुको। ठीक है, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे तुम बाकी कोर्सेज देख सकते हो, NIT त्रिची में जाओगे तो MSc कंप्यूटर साइंस है, सो वो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे। NIT त्रिची में MSc कंप्यूटर साइंस है जैम MS के थ्रू। तो मैं इसको हालांकि बता भी नहीं पाया है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन ना इतने टाइम में कंप्लीट भी नहीं होता है। तो मैं ये तो बता दिया ट्रिपल IIT का, IJS का भी बता ही दिया। तो क्या क्वेरी था, ठीक है ना। ISS RBI का तो ऑप्शंस है, पहले आप MSc अच्छे से कर लो, BSc के बाद भी आप क्वालिफाई कर सकते हो RBI या MSc। RBI के लिए तो MSc मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो MSc करना ही पड़ेगा जहाँ तक मुझे याद है। और ISS आप BSc के बाद भी दे सकते हो, बट ज़्यादातर एस्पिरेंट जो ISS के होते हैं वो MSc किए होते हैं, तो बेटर रहेगा आप MSc कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई क्वेरी रह गया किसी का? अच्छा आपका महेश क्वेरी क्या था, ट्रिपल IIT का ही था ना। तो ट्रिपल IIT लखनऊ में 3 कोर्स, ये मुझे देखना पड़ेगा ट्रिपल IIT। हाँ वो लखनऊ, हैदराबाद तो नहीं था ना, हैदराबाद तो ऑप्शन में ही नहीं है। अभी हम देख तो रहे हैं यहाँ पे, देखो इसमें हैदराबाद तो ऑप्शन में ही नहीं है, चेक करो इसमें हैदराबाद है कहीं पे ट्रिपल IIT। NIT है, ट्रिपल IIT नहीं दिख रहा मुझे। हाँ इसमें नहीं है ट्रिपल IIT, हैदराबाद कहीं दिख नहीं रहा मुझे इसमें, इस लिस्ट में इसमें कहीं नहीं है। बाकी हाँ ये कहीं होगा, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है, ये कहीं पे होगा। हमें ये देखना पड़ेगा किस इंस्टीट्यूट में है। तो सब लोग थोड़ा एक्सप्लोर करो, जो इन्फॉर्मेशन है ग्रुप में तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब आप थोड़ा एक्सप्लोर करो यहाँ पे जाके। यहाँ पे एक है देखो डिफेंस इंस्टीट्यूट वाला, दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो डिफेंस इंस्टीट्यूट वाला है इसमें ये कोर्सेज हैं जैम MS के थ्रू, यहाँ पे है MSc डेटा साइंस थ्रू जैम स्टैटिस्टिक्स और जैम मैथमेटिक्स। तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जब आप जैम का फॉर्म भरना तो सब लोग जैम मैथमेटिक्स भी भरना, जैम स्टैटिस्टिक्स भी भरना। जस्ट जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दो, तैयारी मत करो, तुम स्टैट्स की तैयारी करो। लेकिन अगर क्या पता वहाँ थोड़ा ठीक ठाक रैंक आ जाए तो जो काउंसलिंग होगी वो कॉमन प्रोसीजर होती है, अलग अलग काउंसलिंग नहीं होती। जैम मैथमेटिक्स जैम स्टैट्स की काउंसलिंग अलग नहीं होगी, जो बेस्ट होगा आपके लिए वो मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से नहीं नहीं कौन कहता है क्यों मैथ्स होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैम स्टैट्स के लिए स्टैट्स थोड़ी होना चाहिए BSc में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप दे सकते हो एग्जाम। सर जो RBI का वो MSc के सिलेबस के अनुसार होगा। RBI खुद गूगल में सर्च करो ना, क्लास में क्यों पूछ रहे हो? हाँ ये सब गूगल पे है, यूट्यूब पे है, तुम देख सकते हो। जो RBI ये सब है, MSc इसकी एलिजिबिलिटी है, इसकी क्या है एलिजिबिलिटी। MSc लेवल का नहीं आता क्वेश्चन, तो बेसिक ही आता है। एलिजिबिलिटी MSc है, MSc के बाद ही वहाँ आपको जॉब मिलेगा, ये है। ये सब हालांकि है ऑनलाइन, मुझे लगता है कि जो भी आपको मैंने क्वेरी है गूगल करो, हाँ सही बात है, यूट्यूब पे सब है। अगर नहीं मिले तो क्लास में पूछो, कोई दिक्कत नहीं यार। 11 से 12 में ज्वाइन करो, डेली डाउट क्लास, उसमें डिस्कस करो। अभी चूंकि क्लास पहली है तो मैं चूंकि एक बार चाहता था एग्जाम को आप समझ लो, तो आज मैं पढ़ाया तो है नहीं, तो मैं चाहता एग्जाम को एक बार समझ लो। तो एग्जाम के लिए ऑप्शंस क्या क्या है मैं ये बता रहा था, तो ये आप देख लो। आइजर्स में ये कोर्सेस हैं, तो एटलीस्ट ये आपके पास ऑप्शंस हैं। जब जैम MS क्वालिफाई करोगे तो इतने आपके पास ऑप्शंस हैं। बाकी जो क्वेरी होगा पूरे साल क्लासेस होंगी, कोई दिक्कत नहीं है सुदीप्ता, है ना। अगर क्वेरी है मुझसे नहीं पूछोगे किससे पूछोगे, जो आपने फेस पे किया है, तो यू हैव राइट टू आस्क। और देखो ये जरूरी है ना, क्योंकि हो सकता है गूगल पे गलत जानकारी भी रहती है कई बार, यूट्यूब पे गलत जानकारी भी रहती है कई बार ना, लोग जिनकी कम जानकारी है वो कम जानकारी देते हैं। तो इस तरह चूँकि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है और इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो कहीं ना कहीं जान पहचान के सब लोग हैं, तो हो सकता है मैं आपको शायद बेटर आंसर कर पाऊँ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। जी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट जैसे 11 से 12 डाउट क्लास होता है, तो डाउट क्लास में आप क्वेरीज भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 12 डेली डाउट क्लास, जो भी मन में क्वेरी है एक जगह लिख लो, रात को 11 से 12 में ज्वाइन करो, आप उसमें पूछो। अभी चूंकि पहली क्लास थी इसलिए हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया, वरना बाकी दिन सिर्फ पढ़ाऊंगा। अब बाकी वीडियोस देखते होंगे पिछले साल के, मैं बहुत कम ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ बीच में, मतलब बहुत कम ना के बराबर। अभी जो शुरुआती है इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम को ठीक से समझो और मतलब आपको पता हो ना कहाँ पहुँचना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तभी तो आप तैयारी करोगे ना। वरना मिसगाइडेड की तरह पता ही नहीं कहाँ जाना है, बस तैयारी कर रहे हैं, तो वो उससे नहीं होना चाहिए। आपको एक
प्रॉपर आपको आइडिया हो कि इस जो हम कर रहे हैं उसका क्या स्कोप है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी स्टॉप करते हैं, जो रह गया होगा आगे डिस्कस कर लेंगे। 11 से 12 ज्वाइन करके पूछ सकते हो, किसी को और क्वेरी रह गया हो तो ये बताना। मैं बस यही बोलूँगा कि तुम जैम के वेबसाइट पे जाओ, यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन है, इसको एक्सप्लोर करो। गूगल पे जाओ, ये वेबसाइट पे सारे इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा एक्सप्लोर करो इसको। ये IIT का इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, NIT का इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, ये वेबसाइट है ccmn.admission.nic.in। ये NIT और IIIT की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, IIT की जानकारी IIT जैम से मिल जाएगी। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की बात बताया, ये आपके पास एग्जाम देने के बाद ऑप्शंस हैं। पूरे साल में अवेलेबल हूँ ही आपको गाइड करने के लिए, जो भी क्वेरी होगा। तो क्वेरी पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेरी पूछोगे मैं बेटर आंसर कर पाऊंगा आपको, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट 11 से 12 टाइम वही है, डाउट क्लास है, क्वेरी क्लास का। आप डेली क्लास है, पूरे साल रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कभी पूछ सकते हो। बट हाँ पूछो, मन में क्वेश्चन आए तो पूछो, क्योंकि पूछोगे नहीं तो फिर वो तुम्हारे मतलब क्यूरियोसिटी मर जाएगी। तो वही तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है ये स्टॉप करता हूँ। तो कल से अगर मैं सीधा थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, है ना। क्या खोल दिया मैंने, सो ये हमने स्टार्ट किया है। तो कल से थ्योरी अगर स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। कल का टाइम वही रहेगा 8:30 टू, सॉरी आपका बैच का टाइम क्या है 8 to 9:30। तो 8 to 9:30 ये वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग यू ऑलरेडी नो, आप लोग खुद जानते हो मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें से। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो जिन बच्चों को गेट का क्लास अटेंड करना आप रुक सकते हो और बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। हाँ, जैम का नया बैच आएगा अभी 1 जून को। 1 जून को दूसरा बैच आएगा जिसकी टाइम होगी 6:30 to 8 PM। ठीक है, इसके जस्ट पहले जो अभी क्लास हुई है, इसके जस्ट पहले एक बैच लॉन्च करेंगे। तो आप लोगों के पास वो भी ऑप्शन रहेगा, जो बच्चा इस बैच में क्लास कर रहा है अगर चाहे तो 6:30 to 8 वाले में क्लास करना चाहे, उसमें भी आप लाइव भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग में मिलेगी। तो जैम का 2 बैच रहेगा इस बार, गेट का 1 बैच रहेगा। 9:30 के बाद गेट का बैच है ना। हाँ, तो 9:30 से 11 गेट का बैच। मेरा टाइम समझ आ गया ना। 6:30 से मैं स्टार्ट करूंगा, 6:30 to 8 जैम का बैच होगा जो 1 जून को स्टार्ट होगा। 8 to 9:30 आपका बैच है जो 1 मई से आज से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम मैंने बैच 2 रखा है। तो जो इसकी रिकॉर्डिंग जो मिलेगी तुम लोगों को वो बैच 2 के नाम से मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बैच 2 का है, IIT जैम MS का है। तो IIT जैम 2025 के लिए है, ठीक है। तो बैच 2 के नाम से है। अभी अगला बैच फिर हमारा 9:30 से 11 गेट का बैच है, 11 से 12 डाउट क्लास है। तो ये डेली का शेड्यूल है, तो इतना ही मेरे पास टाइम है। तो 6:30 to 12 क्लास होगी, ठीक है। सर हाँ सर मेरा लास्ट एक क्वेश्चन मीट पे लाइए, मीट पे लाइए, जैसे एमएससी में मीट पे। हाँ प्लेसमेंट होता है, हाँ, प्लेसमेंट के टाइम क्या कोडिंग करना जरूरी होता है? वो डिमांड होता है किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। हर प्रोफाइल के लिए कोडिंग नहीं चाहिए। जैसे कंसल्टिंग का जॉब है तो उसमें कोडिंग की मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो डिपेंड करता है। टीचिंग वाला जॉब में जाओगे वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आते हैं, कोचिंग्स भी आती हैं, तो वहाँ अगर जाना है तो कोडिंग नहीं चाहिए। तो डिपेंड करता है आप किस कंपनी में किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कोडिंग चाहिए। गूगल कर सकते हो आप, किस प्रोफाइल के लिए कोडिंग चाहिए, किस प्रोफाइल के लिए कोडिंग नहीं चाहिए। आपको गूगल पर मिल जाएगा कि कंपनी में किस प्रोफाइल के लिए, किस जॉब प्रोफाइल के लिए कोडिंग की ज़रूरत है और किस जॉब प्रोफाइल की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हर प्रोफाइल के लिए कोडिंग नहीं चाहिए। पर जैसे जो कोर जो एरिया रोल्स होता है, जो स्टैटिस्टिक्स जैसे डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, इन सब में कोडिंग चाहिए आपको। हाँ ठीक है, मुझे लगता है गेट में भी यही क्वेरी चलेगा। जिनका क्वेरी है रुक सकते हो, मैं गेट वाले बच्चों को बोलता हूँ ज्वाइन कर ले। कहाँ गया इसमें, हाँ इसको स्टॉप कर दिया, दूसरा